Hello students, this side Dr. Ranjana Bhatt, your ma'am. So today we are going to study biomolecules in one shot. ठीक है बेटा, और आपको सारा बताएंगे कि कैसे बायोमोलिक्यूल्स को लर्न करना है और कैसे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जेई वालों को बहुत आसानी से टिप्स में आ जाने वाला है, टिप्स में। ठीक है, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमारा ज़रूरी है हम उतना ही पढ़ेंगे, लेकिन हम ऐसे कर पढ़ेंगे कि हमारा काम बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है, आपको पहले भी कह चुके हैं कि स्मार्टली पढ़िए, फालतू टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट स्टडी बुक्स अगेन एंड अगेन, पॉइंट आउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड रिवाइज देम ओनली. So now it's not time to read different type of books. Study only one book and then solve your objective questions. अगर आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है केमिस्ट्री में तो सब्जेक्टिव और मैच द फॉलोइंग और एसेशन रीजन, इन क्वेश्चंस को पक्का करिए। चाहे आप एडवांस के लिए, जितना भी आप एडवांस के लिए जा रहे हैं या जेई मेंस के लिए जा रहे हैं, तो जितने कंसेप्ट अगर क्लियर करने हैं ना बेटा, तो आप हमेशा एसेशन रीजन और कौन से बोला मैंने अभी, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनको पक्का करिए। उससे आपका क्या होगा, कंसेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से क्या लगता है दिमाग में कि बहुत सारे कर दिए हैं, अब तो ऐसे ही आने वाले हैं। ध्यान रखिए, आईआईटी में कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। आपको घुमा फिरा के एक दो तीन कंसेप्ट मिलाकर एक सवाल दे देंगे और आप सोचोगे कि अरे इसमें तो ये था, इसमें तो ये था। जाना पहचाना सवाल लगता है, लेकिन वहाँ पर जो टिक मारते हैं ना, वो गलत ऑप्शन पे चला जाता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये होने वाला होता है, लेकिन होता कुछ और है। तो उसके लिए सब्जेक्टिव पे ध्यान फोकस करिए, एसेशन रीजन पे फोकस करिए। अगर आप वो क्वेश्चन कर लोगे तो आपके गलत नहीं होने वाले क्वेश्चन, है ना। तो एडवांस के लिए और उसके लिए थोड़ा सा आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं, लेवल 2 लेवल 3 हर बुक में होता है, जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हो उनके क्वेश्चन लगाओ और एसेशन रीजन लगाओ और उसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। देखो बच्चों, जो हमारी बॉडी होती है वो बायोमोलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। एक्चुअली क्या होता है, आपको पता है कि जो लिविंग सिस्टम होता है वो ग्रो करता है ना, रिप्रोड्यूस करता है अपने आप, लेकिन most amazing thing is this, that this living system is made up of what? Non-living compounds. यही तो अमेजिंग बात है कि जो ये लिविंग सिस्टम है, जो हमारी बॉडी है, वो नॉन लिविंग कंपाउंड से मिलकर बनी हुई होती है। कौन कौन से होते हैं वो नॉन लिविंग कंपाउंड्स? आपने नाम सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड भी सुना होगा आपने। बड़ी बड़ी बातें सुनी है। अब तो हमारा ज़माना थोड़ी रह गया, अब तो तुम्हारा ज़माना आ गया। अब तो इतनी सारी बातें, इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है, बच्चों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आउटपुट कम है, इनपुट बहुत ज़्यादा है आप लोगों का। बहुत होशियार जनरेशन है। चलें, तो हम इसको पढ़ते हैं बायो केमिस्ट्री के अंदर बच्चों। वो ब्रांच जिसके अंदर हमें पढ़ते हैं उसे बायो केमिस्ट्री बोलते हैं। और जो कंपाउंड्स हम इसके अंदर पढ़ते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए? वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, बहुत और भी होते हैं। बायो वालों को तो बहुत ज़्यादा पता है इसके बारे में, लेकिन हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ज़्यादा बात नहीं करनी है। हमें उतनी बात करनी जितनी हमारी ज़रूरी है। हम यहाँ पर विटामिन्स पे बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में ये है नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, हार्मोन्स हट चुका है, न्यूक्लिक एसिड्स है, इनके बारे में हमें बात करनी है और इन्हीं की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अपने सिलेबस को आज के इस पूरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। और आपको मालूम है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो प्लांट्स बनाते हैं। सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है, फोटोसिंथेसिस। ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में भी, ठीक। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, लेकिन आप यहाँ ध्यान रखेंगे क्लोरोफिल में जैसे हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ऐसे क्लोरोफिल के अंदर भी एक मेटल होता है, उसको बोलते हैं मैग्नीशियम। याद रखेंगे, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक।
बच्चों कार्बोहाइड्रेट सब जानते हैं, ग्लूकोज होता है C6H12O6, सुक्रोज होता है चीनी जो हम रोज़ खाते हैं C12H22O11। जाइए फ्लैशबैक में, अगर याद नहीं आया तो आ जाएगा। फ्रक्टोज भी आपने सुना होगा C6H12O6, है ना बेटा। इनका जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CxH2OY। इनको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोलते हैं, और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के यहीं से ही इसका नाम कार्बोहाइड्रेट्स रखा गया है। और क्या होता है इसके अंदर, अगर हम यहाँ पर ग्लूकोज की बात करेंगे C6H12O6 की अगर हम बात करते हैं तो ये इस फॉर्मूले पे फिट होता है। C6H2O क्या बन जाता है 6। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन है हमारे पास 12 और ऑक्सीजन है 6। एक वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए मुझे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और मेरे पास 6 वाटर मॉलिक्यूल बन गए। और इस फॉर्मूले पर जो जनरल फार्मूला है CxH2O+6 पर ये फिट होता है, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट है। हम ये बात करते हैं, ये पेपर में नहीं आता। पेपर में क्या आता है, पेपर में आएगा कि ऐसा कोई कंपाउंड जो इससे फिट तो करता है जनरल फॉर्मूले पर, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। आप मेरी बात समझ रहे हो। जैसे मैंने बोला कि कोई एक कंपाउंड ऐसा है, 4 ऑप्शन दे दिए, जो इस जनरल फॉर्मूले पर फिट होता है, लेकिन वो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। वो कौन है, अच्छे से जानते हो आप, विनेगर, एसिडिक एसिड। क्या बनेगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H4O2। देखिए बेटा C4, एक वाटर मॉलिक्यूल बनने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो डबल है हाइड्रोजन वाटर से, तो H2O का होल ट्वाइस। देखिए फिट हो रहा है बिल्कुल, है ना। बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये क्या है, ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। दिस इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, ये बात ध्यान रखेंगे। दिस इज ऑल्सो वन क्वेश्चन, है ना। अब एक शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट है, रैमनोज। रैमनोज इसका फॉर्मूला है C6H12O5। अब आप फिट करके देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट है, अब कार्बोहाइड्रेट है और जनरल फार्मूला तो फिट होना चाहिए ना, तो ये एक्सेप्शन हो गया, इसको याद रखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग शुगर is carbohydrate, या which among the compound is carbohydrate but does not resemble to its general formula? What is the example? 4 options are given. Rhamnose, the formula is C6H12O5। क्या बनेगा बताइए, C6 कितने चाहिए वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए, 6 बनाने के लिए, ऑक्सीजन एटलीस्ट 6 होने चाहिए, नहीं बन सकता, फिट नहीं हो सकता। तो ये कार्बोहाइड्रेट तो है, बट ये फंक्शन इसके जनरल फॉर्मूले के साथ में फिट नहीं हो रहा। तो अगर ऑफिशियल भाषा में जाएं तो हम बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, है ना। कुछ इस तरीके की डेफिनेशन हमारी बुक में दी हुई है। तो हम सीधी सी बात करते हैं, हम यहाँ पर एक सबसे पहले ग्लूकोज उठा लेते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं कि बनता कैसे है। C6H12O6 हमें मालूम होना चाहिए। फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी हमें मालूम ही होता है, क्या होता है C6H12O6। अब एक और क्वेश्चन, तीसरा सवाल क्या बनता है कि दोनों का फॉर्मूला सेम होने के बावजूद भी क्या डिफरेंस है भैया, इसका नाम ग्लूकोज क्यों है, इसका नाम फ्रक्टोज क्यों है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, और इसमें होता है कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, क्या जानते हो कीटोनिक ग्रुप के बारे में, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या होता है CHO। दोनों किसमें आते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर आते हैं। तो अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखने जाओगे तो आपको मिलेगा CHO, हम CHOH का होल 4 ऐसे लिखते हैं, और CH2OH ऐसे लिख लेते हैं, और CHO तो टर्मिनल ग्रुप है, फर्स्ट कार्बन पर आएगा। और अगर आप फ्रक्टोज का फॉर्मूला लिखने जाते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये आपको कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप दिखाई देगा। और अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको वही 6 कार्बन दिखाई देंगे, वही 12 हाइड्रोजन दिखाई देंगे, है ना, और वही 6 आपको ऑक्सीजन दिखाई देंगे बेटा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, बट दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। हम फ्रक्टोज को अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बोलते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी की मतलब समझते हो ना, जिस ये फंक्शनल ग्रुप है, जब फंक्शनल ग्रुप के बगल में, जस्ट बगल में
जो कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, और ये भी अल्फा कार्बन होगा इसके बगल वाला। उस पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? OH ग्रुप। OH ग्रुप यहाँ पर क्या है? हाइड्रोक्सी। तो क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। बच्चों थोड़ा सा स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, तो जब हम लिखते हैं ना बच्चे बोलते हैं मैडम हमने क्या लिख दिया। थोड़ा सा बात करते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की, फिशर फॉर्म की बात करते हैं। पहला CHO होता है, दूसरे कार्बन पर CHOH होता है, तीसरे कार्बन पर कन्फिग्रेशन चेंज होकर COHH आ जाता है, फिर चौथे पर HOH हो जाता है, फिर पांचवें पर CHOH हो जाता है, और छठे पर CH2OH हो जाता है। ऐसे ही अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो क्या हो जाता है? CH2OH हो जाता है, सेकेंड कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा, तीसरे कार्बन पर OHH बन जाएगा, और चौथे पर CHOH हो जाएगा, और पांचवें पर CHOH हो जाएगा, और छठे पर CH2OH हो जाएगा। ये कुछ आपको फ्रक्टोज मिलेगा। और देखिए ये फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस हो गया आपका, ठीक है। और आप क्या, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला जो कार्बन होता है, ये वाला कार्बन, इस कार्बन को हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। बस अभी ध्यान रखो कि इसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी आपको मालूम चलने वाला है ये, ठीक है। तो ये वाले जो फंक्शनल ग्रुप, ये वाला जो कार्बन है उसको बोलेंगे आप एनोमेरिक कार्बन। तो आपको इस पूरे चैप्टर में ग्लूकोज के साथ जद्दोजहद करनी है, फ्रक्टोज के साथ करनी है। आपको राइबोज शुगर मिलेगा, आपको डीऑक्सी राइबोज शुगर मिलेगा। कुछ अल्फा वर्ड सुनाई देंगे, कुछ बीटा वर्ड सुनाई देंगे, कुछ कुछ वर्ड्स कुछ तरीके से सुनाई देने वाले हैं आपको इस चैप्टर पर। तैयार हो जाओ चैप्टर के लिए। आपको सुनाई देगा इनवर्ट शुगर, कुछ सुनाई देने वाला है आपको, कुछ सुनाई देने वाला है काय ऑफ क्या रिड्यूसिंग शुगर, ऐसा कुछ आपको सुनाई देगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। आपको कुछ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कुछ ऐसा सुनाई देने वाला है बेटा, तैयार रहो। और आपको कुछ पेप्टाइड बॉन्ड कुछ आपको ये भी सुनाई देने वाला है, ठीक है। अल्फा बीटा, कुछ हेलिक्स नाम का भी कुछ सुनाई देगा आपको। तो कुछ अलग अलग टाइप के वर्ड्स सुनाई देने वाले हैं जो दूसरे चैप्टर में नहीं है। बट बी रेडी फॉर दिस एंड वेरी सिंपल, नॉट वेरी मच टफ। पूरी वीडियो को सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आपको बहुत ही आसान लगने वाला है बेटा। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अगर हम उनका क्लासिफिकेशन पढ़ने चलें, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर? हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन, फिर हमको पढ़ना है इनकी प्रिपरेशन, ठीक। और उसके बाद हमें पढ़ना है इनकी स्ट्रक्चर। बस इतना ही पढ़ना है। स्ट्रक्चर के अंदर हम केमिकल रिएक्शन से इसके स्ट्रक्चर को प्रूव करेंगे। और हमारे कोर्स में 2 मिलेंगे हमें। वैसे हमारे पास केवल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज के साथ साथ ही हम फ्रक्टोज को भी कर लेते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हमारे कोर्स में हमें मिलेंगे बेटा। डिटेल स्ट्रक्चर हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की पढ़ेंगे, और हमें प्रोटीन्स पढ़ने हैं, और उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हमें न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ने हैं, ये हमारे कोर्स में, ठीक। तो हम चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। हम कैसे करेंगे क्लासिफिकेशन? जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपको मिलेंगे, आपको यहाँ कुछ मिलने वाले हैं। मोनो कार्बोहाइड्रेट्स को हम सेकेराइड्स भी बोलते हैं बेटा। अब आ जाओ कुछ नए नए वर्ड्स की तरफ, भी रेडी इन वर्ड्स को सुनने के लिए। तो मोनोसेकेराइड्स, हम बोलेंगे ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है बच्चों। और हमें क्या बोलना है यहाँ पर? पॉलीसेकेराइड्स। ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे। मोनोसेकेराइड का मतलब होता है आपने एक माला बनाई, मान के चलो आपके पास कोई एक इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपको उसे पानी में डिज़ोल्व करना है, और डिज़ोल्व करने के बाद वो बिखर गए सब में, अलग अलग अलग। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इसको नहीं तोड़ सकते फर्दर, इसको बोलते हैं मोनोसेकेराइड। वो मोनोसेकेराइड जिसको आप दोबारा से किसी और चीज़ में तोड़ नहीं सकते। जैसे ये होते 20 मोनोसेकेराइड्स होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में केवल 2 ही हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो हैं ऐसे सेकेराइड्स हैं जिनको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते। तो बेटा मोनोसेकेराइड्स को हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, वो और छोटी चीज़ में नहीं टूट सकते, ठीक है। तो कौन से होते हैं? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हमको पढ़ने हैं, वो हमारे सिलेबस में। कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई ही हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस करते हैं। पानी में घोलेंगे,
पानी में डिजोल्व करना मतलब हाइड्रोलाइसिस, ठीक है बेटा। तो वैसे ही करेंगे। तो अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज छोटे में नहीं टूटेंगे, तो इसलिए उनको मोनोसेकेराइड्स बोलते हैं। और हम क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड्स। और नेक्स्ट क्या है, ऑलिगोसेकेराइड्स। देखो बच्चों, ऑलिगोसेकेराइड्स में क्या होता है, ये आपको मिलेंगे 3 टाइप के डायसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स तो हमारे कोर्स में 2 हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। डाइसेकेराइड हमारे कोर्स में मिलेंगे, एक हमें मिलेगा लैक्टोज, एक हमें मिलेगा माल्टोज, और एक हमें मिलेगा लैक्टोज माल्टोज, यही दोनों हैं। और एक है सुक्रोज, जो हम रोज खाते हैं, चीनी, मोस्ट कॉमनली यूज शुगर, वाइट शुगर, सफ़ेद चीनी जहर है, सोच लो, बिल्कुल नहीं खाना कोई भी बच्चा। सफ़ेद चीज़ सब जहर है बेटा, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद चावल, सफ़ेद ब्रेड, इसको तो बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। और वो सफ़ेद मैदा, आटा जो होता है उसको मैदा बोलते हैं, ठीक है। और ट्राइसेकेराइड्स, ये 3 से मिलके बना होगा, है ना। टेट्रासेकेराइड्स, जो हाइड्रोलाइज करने पर 4 में टूट जाएगा। हमें ज़्यादा बात ही नहीं करनी है, हमारे कोर्स में तो बस ये है डाइसेकेराइड्स और मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। और एक हो जाएगा पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो होते हैं नॉन शुगर्स, मतलब स्वीट नहीं होते टेस्ट में, है ना, उनको नॉन शुगर्स भी बोलते हैं। होते तो कार्बोहाइड्रेट लेकिन मीठे नहीं होते, तो पॉलीसेकेराइड्स हो गए। ऑलिगोसेकेराइड्स वो होते हैं जो मतलब जिनको अगर हम पानी में घोलेंगे तो 2 से लेके 10 तक यूनिट बनाते हैं। 10 से ज़्यादा, जैसे 11 हो जाएगा तो पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो पॉलीसेकेराइड में हमारा आता है, हमें पढ़ना होता है जैसे स्टार्च, ये भी हमारे कोर्स में है। और हमारे कोर्स में होगा स्टार्च सेल्यूलोज, जिसकी प्लांट सेल वॉल बनी होती है ना। तो ये हमारे कोर्स में हमें यही पढ़ना है। तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे ग्लूकोज को। ग्लूकोज को प्रिपेयर करने के लिए आपको सबको मालूम है केन शुगर, गन्ने से तो बनती थी नहीं, केन शुगर और स्टार्च। तो हम इनको बनाएंगे तो इन दोनों से, केन शुगर और स्टार्च से। लेकिन हनी जो होता है ना, शहद, उसमें भी होता है ये, है ना। बोलते हैं जो डायबिटीज़ होती है उनको बोलते हैं कि आप आलू मत खाओ, बिल्कुल मीठा तो छोड़ दो, चावल छोड़ दो, आलू छोड़ दो, है ना, और ये मीठी चीज़ें सब छोड़ दो। थोड़े थोड़े फ्रूट्स डेली एक फ्रूट, एक अलग अलग फ्रूट्स एक रोज़ खाया करो, जिससे कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी होती रहे। वरना हमारी बॉडी में इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, नहीं, काम करना बहुत कम कर देता है, और फिर कभी शुगर लेवल ठीक नहीं होता, क्योंकि हमारी सेल्स के अकॉर्डिंग, हमारे काम के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें हर चीज़ चाहिए बॉडी में। एक चीज़ साथ साथ क्या होता है, वो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट कम होने लगती है ना। तो उससे क्या होता है, ज़्यादा हो जाएगा ग्लूकोज फ्रक्टोज हमारी बॉडी के अंदर, वो ब्लड में आने लग जाएगा, ब्लड शुगर हो जाएगा, है ना बेटा। तो इन चीज़ों को खाने के लिए मना करते हैं। बच्चों को तो खाने को बोलते हैं, क्योंकि बच्चे तो ग्रोइंग अप होते हैं, तो ग्रोइंग अप चाइल्ड्स हैं, बिल्डिंग होती है, उनकी बॉडी बिल्ड होती है, तो उस वक्त तो आप खा सकते हो, लेकिन एक टाइम के बाद आप उसको परहेज करना पड़ता है ना। तो ग्लूकोज हमें मिलेगा राइप, पके हुए अंगूर में, है ना, इन सब में। तो अब उनको बनाएंगे सुक्रोज से। सुक्रोज तो आप जानते ही हो क्या होता है, चीनी होती है C12H22O11। अगर मैं इस सुक्रोज को पानी में घोलूँ, मतलब इसको हाइड्रोलाइसिस कर लूँ और थोड़ा सा इसको हाइड्रोलाइसिस थोड़ा सा हल्के से एसिडिक मीडियम में कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। आपको मालूम है कि वो जो होता है, हम इसको C6H12O6 अलग अलग लिखते हैं। आपको मालूम है ग्लूकोज का जो लेवल है यूरिन में ही चेक किया जाता है सबसे पहले, किसी को डायबिटीज़ है कि नहीं है। क्या करते हैं, यूरिन का सैंपल लेते हैं और उसको कई बार उसको डाइल्यूट करते हैं, मीन नंबर ऑफ टाइम डाइल्यूट करते हैं, 100 टाइम्स से भी ज़्यादा, क्योंकि बहुत कॉन्सनट्रेटेड होता है यूरिन, है ना। तो उसको करके फिर उसके अंदर करते हैं टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। एक बहुत ही शानदार सिल्वर मिरर टाइप का एक वो आ जाता है हमारे पास इमेज, जैसे शीशे में हमारी इमेज दिखाई देती है ना, वैसे टेस्ट ट्यूब में हमारी इमेज दिखाई देने लगती है। तो वो क्या होता है, इसका बहुत ही शानदार आइडेंटिफिकेशन शुरू में टेस्ट उसी को करते हैं, बहुत इजी, चीप एंड बेस्ट होता है। अगर वो डालते ही टॉलरेंस रीजेंट अगर डालते ही सिल्वर मिरर सा आ जाता है इमेज, तो समझ लो इस आदमी इंसान को
क्या है, शुगर है, और दोनों देते हैं ये टेस्ट। मतलब ग्लूकोज भी टेस्ट देता है, टॉलरेंस टेस्ट, और फ्रक्टोज भी टॉलरेंस टेस्ट देता है। तो अभी तो सिर्फ नाम, अभी तो आगे चलते जाओगे होता क्या है टॉलरेंस रिएजेंट, तो अभी याद रखो टॉलरेंस टेस्ट या फिर सिल्वर मिरर टेस्ट। एक्चुअली जब हम शुरू में पढ़ते हैं ना सॉरी बेटा, जो हम सॉरी बेटा, जो नए नए वर्ड्स होते हैं ना उनको 2-3 बार रिपीट करते रहना चाहिए क्लास के अंदर। तो क्या होता है, वो अनकॉन्शियस माइंड में अपने आप ही घुस जाता है और अपने आप ही याद आने लगती हैं चीज़ें, है ना। तो वैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर किससे बनाएंगे, स्टार्च से बनाएंगे। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च की बॉडी में क्या होता है, फूड स्टोर रहता है, मतलब नहीं, प्लांट्स की बॉडी में फूड स्टोर रहता है स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। तो स्टार्च से बनाएंगे C6H10O5 होल N, ये स्टार्च का फॉर्मूला हो गया, है ना। तो इसको आप पानी में डाल दो, अनसन बहुत सारा पानी, ठीक है। किस में डाल दो, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। H2SO4 डाल देते हैं, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है बेटा, 393 केल्विन अराउंड, और 2 से 3 तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर करना पड़ता है। तो आपका क्या बन जाता है, ये स्टार्च अ नंबर ऑफ ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा स्टार्च है वो ग्लूकोज से ही मिलकर बना हुआ है। पानी में डिजोल्व करने पर, हाइड्रोलाइसिस करने पर ये जिससे बना है उसमें ही टूट जाता है। ग्लूकोज को फर्दर आप तोड़ नहीं सकते क्योंकि वो मोनोसेकेराइड है। जिस तरीके से एक दीवार ईंटों की बनी होती है, फिर ईंट को आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो, बट ईंट क्या है, दीवार की सबसे छोटी यूनिट है ना, उसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते छोटी छोटी ईंटों में। सिमिलरली यही है यहाँ पर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होती है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते, ठीक है बच्चों। तो अभी हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में कुछ नहीं करना है हमें। अब हम बोलोगे मैडम, हम जब हम छोटे थे हम भी यही करते थे, हम कहते थे अरे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में पढ़ना क्या है, मैडम ने बता दो दिया, CHO होता है, CHOH होता है और होल 4 होता है, CH2OH होता है, यही तो होता है इसका स्ट्रक्चर। नहीं, हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ तो क्या लिखूंगी, एक एल्डिहाइड ग्रुप है ना बेटा, CHOH, एक हाइड्रोक्सी आ गया, फिर तीसरे नंबर पर OHH होता है। देखो कंफ्यूजन चेंज हो रहा है, तीसरे नंबर पर जो कन्फिगरेशन है वो डिफरेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर CHOH आ गया चौथे नंबर पर, फिर पाँचवें नंबर पर फिर CHOH आ गया, छठे नंबर पर CH2OH आ गया। बेटा मुझे क्या करना है, एक एक चीज़ प्रूफ करते हुए चलना है। सबसे पहले मुझे ये प्रूफ करना है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। फिर मुझे प्रूव करना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है कार्बोनाइल, C+O। फिर मुझे प्रूव करना है कि जो कार्बोनाइल है वो एल्डिहाइड है। कैसे करूंगी, टेस्ट करके, केमिस्ट्री में लैब में जाकर टेस्ट करके, एल्डिहाइड का टेस्ट करके, कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट करके, है ना, इसको तोड़कर 6 कार्बन में कन्वर्ट करके। फिर मुझे क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि इसके अंदर 5 OH हैं, गिनो 1 2 3 4 5 OH ग्रुप हैं। और फिर मुझे क्या करना है, 5 में से एक प्राइमरी है, 1 प्राइमरी, और एक प्राइमरी है तो सब कैसे होंगे, और 4 रिमेनिंग सेकेंडरी। ये सब बातें प्रूफ करते हुए चलना है, और जिस वक्त ये सब बातें प्रूफ हो जाएंगी तब हमें लगा हाँ यही हमारा क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। समझ में आया क्या करना है हमको डिटेल में इसको इस तरीके से इसको प्रूफ करते हुए चलना है। अब क्या होता है, एक होता है डेडली रिएजेंट। डेडली रिएजेंट याद रखो, मतलब जहाँ जहाँ जो भी बड़ा फंक्शनल ग्रुप है उसको फट से ला के हाइड्रोकार्बन बना देता है, कहीं भी किसी को भी, वो होता है HI रेड फॉस्फोरस। क्या होता है, कुछ भी करो कहने का मतलब समझ रहे हो। जैसे मैंने ग्लूकोज लिया C6H12O6, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता इसके अंदर क्या होने वाला है, मैंने क्या डाल दिया, डेडली रिएजेंट HI रेड फॉस्फोरस। क्या काम है इसका, जितने भी हैं सबको हाइड्रोकार्बन बना देगा। तो हाइड्रोकार्बन क्या बनाया, कितने कार्बन है, 6, क्या बना दिया, एनेक्सेन। इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे प्रूफ हो गया कि इसके अंदर 6 कार्बन एटम है। तो सबसे पहले मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, टू प्रूव ग्लूकोज है 6 कार्बन एटम्स। तो कैसे प्रूफ हो गया बेटे, डेडली रिएजेंट से रिएक्शन कराने पर HI रेड फॉस्फोरस, उसने इसको एनेक्सेन बना दिया। चलो भैया ये तो प्रूफ हो गया 6 कार्बन एटम है। अब मुझे क्या करना है,
मुझे जाना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप की तरफ। वही बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, आपको बताइए, कार्बोक्सिलिक होता है, एल्डिहाइड होता है, कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव्स होते हैं, है ना। तो सबसे पहले शक हुआ है, ज़्यादा और चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, शक हुआ है कि कार्बोनाइल ग्रुप इसके अंदर है। अगर कार्बोनाइल ग्रुप इसके अंदर, तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि कार्बोनाइल ग्रुप के टेस्ट कौन कौन से होते हैं, और अगर वो टेस्ट लैब में हम कर रहे हैं और ऐसा कुछ आइडेंटिफिकेशन आ रहा है तो हम बोलेंगे कार्बोनाइल ग्रुप है। तो हमें कार्बोनाइल ग्रुप के टेस्ट को पहले, सबसे पहले करना पड़ेगा। क्या होता है, देखो बेटा, कार्बोनाइल ग्रुप एक्चुअली जो प्रेजेंट होता है वो 7 जगह प्रेजेंट होता है। कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एक प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक में, इसके 4 बच्चे होते हैं, इनको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक होता है एमाइड्स में, एक होता है एस्टर्स में, एक होता है एनहाइड्राइड्स में, और एक कहाँ पर होता है एसिड हेलाइड्स में। बताओ कितनी जगह, कितने हो गए, 5 तो यही हो गए। एक कहाँ पे होगा, एल्डिहाइड में, और एक कहाँ पे होगा, कीटोन में। बताओ, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि कार्बोनाइल ग्रुप है, फिर मुझे प्रूफ करना पड़ेगा जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एल्डिहाइड का है। तो पहले स्टेप क्या है, पहले ये तो प्रूफ करो कि सच कार्बोनाइल ही है। ठीक है, क्या करेंगे, कार्बोनाइल, समझ रहे हो मेरी बात, कार्बोनाइल का मतलब समझ रहे हो, सी डबल बॉन्ड ओ। तो सी डबल बॉन्ड तो मुझे 7 जगह दिखाई दे रहा है ना, लेकिन ओ एच के आने से क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक बन गया। तो ओ एच यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आपको तो पता ही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोड क्या होता है, फोन होता है। जहाँ डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा होता है इन तीनों में से किसी एक के भी साथ में, वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसकी तो क्लास ही बदल गई, ये सारी एक फैमिली में आ जाते हैं। इसलिए कार्बोनाइल में केवल 2 ही आते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में केवल 2 ही आते हैं, कौन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। लेकिन हमें जाना तो पड़ेगा ना कार्बोनाइल की टेस्ट की तरफ, देखते हैं कैसा होता है। देखो, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कार्बोनाइल के टेस्ट कौन से होते हैं। सी डबल बॉन्ड, अगर मेरे को, मैं लैब में गई और मुझे क्या क्या देते हैं, अब वैसे तो आप लोगों का कोरोना बैच है, देखो बच्चों, आप लोगों ने तो प्रैक्टिकल कुछ करानी है। हमारी ज़िंदगी की तो बहुत साल लैब में बीते हैं, हमने तो ज़िंदगी के 8 से ज़्यादा साल लैब में बिताए हैं, सुबह से शाम तक हम काम करते करते, है ना। तो क्या होता है, बड़ा मज़ा आता है और बड़ा अच्छा लगता है, अभी पढ़ाते पढ़ाते भी लग रहा है कि लैब में बैठी, दिमाग में चलता है। तो क्या हो गया, अब हम क्या करते हैं, हमें पता होना चाहिए कार्बोनाइल कंपाउंड का क्या हो रहा है, कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। सबसे पहले टेस्ट होते हैं, हमें क्या मिलता है, एक पुड़िया मिलती है। कैसा मिलता है, जो हम बॉडी में पाउडर लगाते हैं ना, ऐसा बिल्कुल पाउडर मिल जाता है। किसी किसी बहुत सारे बच्चों को व्हाइट पाउडर मिलता है, किसी को येलोइश, ऑफ वाइट, कुछ ऐसा भी मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब टेस्ट में जाते हैं तो सूंघते हैं, बस जान, टेस्ट तो हम कर नहीं सकते क्योंकि लैब में तो प्रोहिबिटेड है, आप टेस्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है वो केमिकल, है ना। तो हम सूंघते रहते हैं, सोचते हैं अरे इसमें से कौन सी स्मेल आ रही है, इसमें से ऑलमंड की आ रही है, इसमें से इसकी आ रही है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन हम इसमें से कुछ नहीं हो सकता, हम ऐसे कुछ नहीं बोल सकते बिना टेस्ट कर। ठीक है, तो कार्बोनाइल के टेस्ट कौन से होते हैं, देखो बच्चों, अगर कार्बोनाइल का टेस्ट होता है HCN टेस्ट, अगर कोई भी ग्रुप इससे रिएक्शन कर जाता है, इसका टेस्ट होता है NaHSO3 टेस्ट, सोडियम सल्फाइड टेस्ट, इसका होता है हाइड्रोक्सिलेमाइन NH2OH टेस्ट। कार्बोनाइल का टेस्ट होता है हमारा और भी एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं शिफ्ट टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट। वैसे तो हम इसको एल्डिहाइड के लिए ही करते हैं। एक होता है 2,4-DNP टेस्ट, है ना बेटा। तो जब हम लैब में करने के लिए गए और जैसे साइंटिस्ट ने सोचा कि चलो भैया ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट करते हैं, तो ग्लूकोज ने ये टेस्ट दे दिया, ये टेस्ट नहीं दिया, ये टेस्ट दे दिया, ये टेस्ट नहीं दिया, ये टेस्ट नहीं दिया, दिमाग खनक गया साइंटिस्ट का। 2 टेस्ट तो दे रहा है और ये टेस्ट नहीं दे रहा है, और ये भी स्पेसिफिक टेस्ट है किसके, कार्बोनाइल के। तो ये दोनों टेस्ट तो इंडिकेट कर रहे हैं कार्बोनाइल प्रेजेंट है। चलो भैया कार्बोनाइल प्रेजेंट है तो सोच लिया, इतना ही सोचा बस। फिर आगे सोचा चलो छोड़ो, इनको छोड़ते हैं, आगे की बात करते हैं। अगर कार्बोनाइल है तो एल्डिहाइड कीटोन में से कोई होना चाहिए, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर हम कार्बोक्सिलिक तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि अभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड ने उसको अलग क्लास में कर दिया, और जब कार्बोक्सिलिक अलग क्लास में तो उसके 4 बच्चे भी अलग क्लास में पढ़े जाएंगे, छोड़ो उसे, भगाओ। तो कार्बोनाइल में कौन आए, केवल 2, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, है ना। और हमें क्या करना पड़ेगा, एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट करना पड़ेगा। तो हमें एल्डिहाइड का जो होता है टेस्ट आसान टेस्ट होता है, एल्डिहाइड का टेस्ट करने से चले गए साइंटिस्ट, सोचा चलो वही एल्डिहाइड का टेस्ट कर लेते हैं, अगर आ गया तो यहाँ भी कन्फर्मेशन हो जाएगी और वहाँ भी कन्फर्मेशन हो जाएगी। छोड़ो अभी टेस्ट तो मिल नहीं रहे, देखते हैं आगे करके होने वाला क्या है। तो साइंटिस्टों ने ये ऐसे ही होता है, जो रिसर्च होती है, जो नए नए काम होते हैं वो एक्सीडेंटली होते हैं बेटा, ऐसे सोच समझ के नहीं होता कोई भी काम,
तो देखो ये हो गया। तो क्या हुआ, अब हम दिखाएंगे ना, हम इनकी रिएक्शन भी दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, हम ग्लूकोज लिखेंगे C डबल बॉन्ड O और H, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आपको तो पता ही है, आप CHOH शॉर्ट में करना चाहते हो तो 4 ये कर दो और CH2O छठा कार्बन ये लगा दो। अगर जब आप HCN से इसकी रिएक्शन कराओगे तो साइनोहाइड्रिन बनाएगा, तो C ये बन जाएगा, इधर जाएगा CN, ये H2 एक तरफ आ जाएगा OH। कुछ इस तरीके से बनता है। अभी कार्बोनाइल कंपाउंड आपके चैप्टर में उसमें नहीं है, इस बार सिलेबस में टर्म 1 में, तो अभी वहाँ पढ़ोगे तो बड़ा शानदार तरीके से पढ़ने वाले हो। साइनोहाइड्रिन होता है इसका टेस्ट, ठीक है बेटा। तो ये होता है, तो आप ये टेस्ट इसने दे दिया, ठीक है। NaHSO3 टेस्ट इसने नहीं दिया, और NH2OH टेस्ट देखो बेटा, इसने NaHSO3 टेस्ट नहीं दिया, NH2OH टेस्ट दे दिया, है ना। तो कब क्या करेंगे, NH2OH टेस्ट दे दिया, मतलब इसकी भी रिएक्शन हमको दिखानी पड़ेगी। भाई ये देता है, प्रूफ तो करो कैसे होगा। तो हम NH2OH टेस्ट भी दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, वही लिखेंगे, CHO लिख देंगे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O, है ना, इसके साथ H लगा हुआ है, और आप क्या करोगे CHOH का होल 4 और CH2OH, क्योंकि तो कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट है। अगर आप NH2OH करते हो तो ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन करेगा, ठीक है बेटा। क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, और कार्बन का एक H ये रहा, और आप CHOH और होल 4 और CH2OH, तो ये बनता, इनको ऑक्साइम्स बोलते हैं। अभी इनके बारे में भी चर्चा होने वाली है, बताया ना, नेक्स्ट उस चैप्टर में है। तो ये ऑक्साइम्स ने टेस्ट दे दिया, NaHSO3 टेस्ट ने नहीं दिया, शिफ्ट टेस्ट ने नहीं दिया, 2,4-DNP टेस्ट ने नहीं दिया। अब आगे बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है साइंटिस्ट के पास, जो टेस्ट कर रहे हैं लैब में, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है आगे बढ़ने के अलावा। तुमने कहा चलो ये LDR कीटोन टेस्ट देख लेते हैं, अगर ऐसा कुछ है, अगर कार्बोनाइल सच में प्रेजेंट है तो LDR कीटोन टेस्ट दे ही देगा। तो LDR का टेस्ट किया, LDR का स्पेसिफिक टेस्ट क्या होता है, अभी भी बताया था, कौन सा टेस्ट होता है, टॉलेंस टेस्ट, है ना बेटा। टॉलेंस टेस्ट होता है, और एक होता है फेलिंग टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, और एक टेस्ट और ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये दोनों करके चल दिए गए, और इसको लिया गया कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। तो क्या करें, देखो LDR का सबसे पहले क्या किया, क्योंकि टॉलेंस टेस्ट कंफर्मेटरी नहीं हो सकता ना, क्योंकि टॉलेंस टेस्ट तो फ्रक्टोज भी देता है और ग्लूकोज भी देता है, और हमको तो इसे ग्लूकोज प्रूफ करना है, नहीं तो ये तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बट जब टॉलेंस टेस्ट दिया गया तो उसने टॉलेंस टेस्ट दे दिया, मतलब मिरर, सिल्वर मिरर टेस्ट दे दिया, फेलिंग टेस्ट भी दे दिया। फेलिंग टेस्ट की और टॉलेंस टेस्ट की अलग से वीडियो बनाएंगे, बताएंगे कैसे होता है। इसमें आता है ब्रिक रेड कलर, ब्रिक रेड आता है, और इसमें सिल्वर मिरर बन जाता है, आराम से हमारी इमेज दिखाई देती है साफ साफ। ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, जो कि केवल एल्डिहाइड का होता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है केवल एल्डिहाइड ग्रुप को, है ना बेटा। तो इससे कंफर्मेटरी टेस्ट निकल जाता है। तो कैसे निकलता है, हम केवल ब्रोमीन वाटर का टेस्ट दे रखा है हमारी बुक में, तो हम उतना ही पढ़ते हैं, फालतू पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। CHOH का होल 4 और CH2OH, अगर हमने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया, खतरनाक रिएक्शन होता है। ब्रोमीन वाटर ऑरेंज कलर का लिक्विड, आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। केवल एल्डिहाइड ग्रुप ने कार्बोक्सिलिक बना दिया, लो बताओ, ये बन गया आपका ग्लूकोनिक एसिड। भैया इसने प्रूव कर दिया कि एल्डिहाइड है, जो कार्बोनाइल है वो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड तो कार्बोनाइल है ना। तो अब इससे प्रूफ हो गया कि आपके हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, और जो एल्डिहाइड है वो कार्बोनाइल है। तो प्रूफ हो गया भैया हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, और जो कार्बोनाइल है वो एल्डिहाइड का कार्बोनाइल है, कीटोन का नहीं है, क्योंकि टॉलेंस टेस्ट दे दिया। चलो टॉलेंस टेस्ट जब दिया तो दिमाग में आया यार, टॉलेंस टेस्ट तो फ्रक्टोज भी देता है और ग्लूकोज भी देता है, क्या हो क्या सकता है, छोड़ो। फिर क्या दिया, फेलिंग टेस्ट दिया, वहाँ पे भी देख लिया यार फेलिंग टेस्ट तो ये दोनों दे सकते हैं, चलो क्या करें। फिर उसके बाद क्या किया, एक कन्फर्मेटरी टेस्ट लिया गया ब्रोमीन वाटर का, जो केवल एल्डिहाइड ग्रुप ने किया। इससे प्रूफ हो गया भैया कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड है, दिल थाम के बैठो, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। अब क्या करना है बेटा, स्ट्रक्चर पे जाओ। ये तो प्रूफ हो गया भैया 6 कार्बन है, चलो कहानी खत्म। ये भी प्रूफ हो गया कि CHO ग्रुप है, कार्बोनाइल है, ये भी खत्म। अब क्या प्रूफ करना है कि OH हैं, वो भी 5 OH हैं। पहले बताने पड़ेंगे कि OH हैं, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोल रहे हैं ना हम, तो हाइड्रोक्सी तो प्रूफ करने पड़ेंगे ना हमें कि इसके अंदर OH हैं। चलो भाई हम प्रूफ करते हैं कि इसके अंदर 5 OH है। उसके बाद हम क्या प्रूफ करेंगे कि जो OH है उसमें से एक प्राइमरी है और 4 सेकेंडरी है। कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, चैलेंजेस तो आते रहते हैं, चैलेंजेस को पूरा करना ही क्या होता है, रिसर्च होती है। चलो चलो साइंटिस्ट के सामने ये आ गया, अब हम प्रूफ कैसे करें कि इसमें 5 OH ग्रुप हैं।
तो भैया OH ग्रुप का कन्फर्मेटरी टेस्ट पकड़ा गया और केवल एसिटिक एनहाइड्राइड लिया गया। कौन? डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसा होता है एसिटिक एनहाइड्राइड? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। यही होता है ना बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है बेटा, अगर आपको याद हो तो बुक्स में ऐसे ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ आता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। कार्बोक्सिलिक का बच्चा, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड। इनकी चर्चा बहुत होने वाली है, अभी बोला ना मैंने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में। तो चाहे वो सेकेंडरी हो चाहे प्राइमरी हो, कैसा भी OH ग्रुप हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप, वो ये टेस्ट दे देगा। और जैसे ही ग्लूकोज की रिएक्शन इससे कराई गई तो ग्लूकोज के सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप डर गए और क्या कर दिया उन्होंने, सबके सब टेस्ट दे दिए। यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में जैसे ही रिएक्शन किया गया तो CHO ग्रुप तो ऐसे क्या ऐसे ही रहा, क्योंकि CHO का टेस्ट तो है ही नहीं है। CHO क्यों देगा, वो तो बेटर रहेगा, वो तो कहेगा जाओ बाढ़ में, हमें कुछ नहीं करना, हम अपना टेस्ट दे चुके हैं। तो क्या करेगा, ये इसने अपना टेस्ट दे दिया। ठीक है, तो क्या बनेगा OC डबल बॉन्ड OCH3 होल 4, 4 के 4। और इधर भी कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन, 4 बॉन्ड। तो कितने बने हुए हैं, 3 बने हुए हैं, तो एक H होगा बेटा, है ना। तो यहाँ पर भी वही होगा CH2OC डबल बॉन्ड OCH3। लो भैया, इससे प्रूफ हो गया कि भैया 5 दो हैं जो क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप से। लो भाई, ये भी प्रूफ हो गया। टू प्रूव दैट देयर आर 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स इन ग्लूकोज। चलो भैया, अब हाइड्रोक्सी तो बच्चों आपको पता ही है क्या होते हैं, प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, टर्शरी भी हो सकते हैं। अब ये चैलेंज आया कि जो OH ग्रुप है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। या चलो चेक करते। देखो बेटा, जो ग्लूकोज का SCHO ग्रुप होता है ना, इसको ऑक्सीडाइज करना बड़ा आसान होता है। क्यों होता है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के साथ में OH लगा हुआ होता है। ये कहानी अभी आपको डिटेल में पढ़नी है, तो अभी याद रखो कि CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज करना बहुत आसान होता है। ठीक है, चलो अगर मैंने इसमें पहले मैं CHO को स्टोर कर लेती हूँ एक जगह पर। मुझे मालूम है कि अगर मैं इसमें ब्रोमीन वाटर डाल के इसको ऑक्सीडाइज करूँ तो ये मुझे जाके ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा। चलो ये टेस्ट तो मुझे पता है। तो जैसे ही ये ग्लूकोनिक एसिड हमें ग्लूकोज से मिला, ये भी हमें मालूम है। चलो जैसे ग्लूकोनिक एसिड बन गया, फिर इसको फर्दर ऑक्सीडाइज किया गया किसके साथ, HNO3 के साथ में। और जैसे किया ना, तो ये तो हमें बताइए, तो COH था, ये हमने पहले रिस्टोर कर लिया था। अगर डायरेक्ट करते ना बेटा तो ये भी हो जाता ऑक्सीडाइज, तो इसलिए हमने पहले इसको ऑक्सीडाइज करके रख दिया इस तरीके से COH ग्रुप। अब तो COH ऐसे कैसे रहेगा, और फिर पता क्या हुआ, CHOH तो ऐसे रहा और ये बन गया COOH। वो सिंगल प्राइमरी का टेस्ट इसने दे दिया, ये बन गया सेकेंडरी एसिड। इससे प्रूफ हो गया कि क्या है ये, वन ग्रुप इज प्राइमरी हाइड्रोक्सी। ठीक, अब देखो क्या हुआ, है ना बेटा। अब क्या हुआ देखो, अब ये हुआ कि बहुत सारी और प्रॉपर्टीज पढ़ी गई, अब हमें तो इतनी ही पढ़नी है। उसके बाद ये कन्फर्मेशन हो गया कि भैया ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, और हम इस तरीके से इसको लिखते हैं। और फिशर प्रोजेक्शन में इसको लिखा गया, फिशर स्ट्रक्चर लिखी गई ग्लूकोज की। ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड और सेकेरिक एसिड आपको यहाँ दिखाए गए। विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉर्मूला ऑफ सेकेरिक एसिड, विच अमंग द फॉलोइंग इज ग्लूकोनिक एसिड। आपको दे देंगे कि ग्लूकोज किस रिएजेंट से रिएक्शन करेगा कि ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। व्हाट इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, एंड व्हाई फ्रक्टोज गिव्स टॉलरेंस टेस्ट। ये तो यहाँ नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये तो उस चैप्टर का। हाँ, दोनों दे देते हैं टॉलरेंस टेस्ट, है ना। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है, ये सब चीज़ें आपसे पूछ जाएंगे, तो आपको रिएजेंट पता होना चाहिए। विच रिएक्शन गिव्स दैट ग्लूकोज हैज 6 कार्बन एटम्स, वो रिएजेंट आपको पता होना चाहिए, है ना बेटा। तो बड़ा ट्रिमेंडस सवाल यहाँ से बन सकते हैं। तो और रिएक्शंस करने के बाद क्या हो गया, इन्होंने कंफर्म कर दिया कि ग्लूकोज का जो फिशर प्रोजेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है। किस तरीके का है, जो आप लिख चुके हो पीछे उस तरीके का। यानी कि हम लिख चुके थे CHO CHOH, तीसरे कार्बन पर COHH, और ये CHOH, फिर CHOH, फिर कितने हो गए बेटा कार्बन, 1 2 3 4 5, छठे पे CH2OH। ठीक, ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पर आप COOH ये करोगे,
फिर CHOH ये करोगे, तीसरे पर COH ये कर दोगे, चौथे पर CHOH ये करोगे, पांचवे पर CHOH ये करोगे, छठे पर CH2OH, ये बन गया ग्लूकोनिक एसिड। इधर भी COOH कर दो, इधर भी CHOH कर दो, तीसरे पर फिर कन्फिग्रेशन ये चेंज हो जाएगा, CHOH ये हो गया, फिर CHOH ये हो गया, और फिर यहाँ COOH हो गया। ये हो गया आपका सेकेंडरी केस। तो इससे इनके स्ट्रक्चर कंफर्म हो गए। अब बच्चों कभी आपने अगर किताब में पढ़ा है तो आपको लिखा हुआ मिलेगा वहां पर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। बड़े कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, मैडम इसका मतलब क्या है? अल्फा डी माइनस ग्लूकोज। पता है क्या पूछते हैं बच्चे? कहते हैं मैडम डी है, चलो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस क्यों है मैडम अगर ये डी है तो? बेटा इन दोनों डी और माइनस का दोनों अलग अलग जगह। डी जो है वो बताता है कन्फिगरेशन ऑफ सेकेंड लास्ट कार्बन एटम, और ये प्लस और माइनस बताते हैं रोटेशन ऑफ पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। दोनों में डिफरेंस है ना? तो क्या होता है देखो, देखो बेटा कन्फिगरेशन और रोटेशन दोनों डिफरेंट है। तुम दो वर्ड याद रखो, कन्फिगरेशन एंड रोटेशन ऑफ पीपीएल। ये बताता है ऑप्टिकल एक्टिविटी को। और आपको मालूम है ये जो कन्फिगरेशन है डी एंड एल जो होते हैं, ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ कन्फिगरेशन है। इसमें 2005 में आईआईटी में और उसके बाद भी एक और साल सीधा सवाल पूछा हुआ था, सीधा सवाल। क्योंकि इस यहाँ पर से कोई भी ऐसा हमारे पास है ही नहीं कोई चीज जिससे कि हम आपसे कुछ और एक्स्ट्रा कुछ पूछ सकें इसके बारे में। यहाँ से सीधा सवाल बनता है। क्या सवाल बनता है देखो बेटे, ये ग्लूकोज है और ये जो है ना ये ग्लिसरैल्डिहाइड है। अब हम देखो क्या करते हैं, अगर आपको याद हो तो बचपन में हम क्या करते थे, ऐसे मम्मी पढ़ाती थी, ऐसे हम लाइन ड्रॉ करते थे और ऐसे करते थे तो हमारा डी बन जाता है। अगर हमारे OH इस तरफ है, अगर सीधा डी बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी डी फॉर्म, डी फॉर्म। ठीक है बेटा? अगर ऐसा होता, अगर ये होता CHOOH इधर, H इधर, CH2OH, अगर ये आता इस तरफ उल्टा डी बनता, इसको बोलते एल फॉर्म। अब ग्लूकोज में क्या होता है बेटा, ये देखो हम क्या करते हैं ग्लूकोज में, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम देखते हैं ये वाला। अगर इसका ग्लूकोज में नहीं, किसी भी कार्बोहाइड्रेट में जो भी कार्बोहाइड्रेट आपके पास है, अगर आप सेकेंड लास्ट कार्बन का कन्फिगरेशन देखते हो, अगर वो बिल्कुल एज इट इज सेम इस कार्बन के ग्लिसरैल्डिहाइड के कन्फिगरेशन के जैसा होता है तो इसको बोलते हैं डी फॉर्म। तो ये ग्लूकोज की डी फॉर्म है। आप ग्लूकोज में देखना ये वाला कार्बन हमेशा हर जगह पे आपको ऐसे ही दिखा देगा, इसलिए पूरी बुक में कभी भी ग्लूकोज एल फॉर्म में नहीं मिलता, हमेशा डी फॉर्म में मिलता है। हमेशा डी फॉर्म लिखा जाता है, हाँ प्लस माइनस अलग किया जाता है लेकिन डी फॉर्म लिखा होता है ना। तो डी फॉर्म, तो स्टैंडर्ड क्या लिया बेटे हमने, ग्लिसरैल्डिहाइड, जिससे हमने मेजर किया डी एंड एल फॉर्म को। दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ कन्फिगरेशन। सबसे पहले ये कन्फिगरेशन का इन्वेंशन हुआ था। अब तो ये बहुत पुराना हो गया, अब तो नहीं पूछते, लेकिन अगर सवाल पूछेंगे तो सीधा सवाल पूछ सकते हैं कि आपसे ग्लिसरैल्ड मतलब क्या स्टैंडर्ड लिया गया है और डी क्यों। ठीक है बेटा? तो हमने क्या किया, इससे कंपैरिजन किया सेकेंड लास्ट कार्बन का, तो मेरा बन गया डी फॉर्म। ठीक है? अगर ये ऐसे होता इस तरफ तो हो जाता एल फॉर्म। ग्लूकोज में ऐसा नहीं होता, ग्लूकोज में डी फॉर्म में होता है। ठीक है? चलो 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 आगे बढ़ते हैं। देखो कितना आसान है। अब आप देखो डी प्लस और माइनस पढ़ते हैं, प्लस और माइनस कैसे होता है आपको मालूम है ना क्या होता है। ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है, इसकी कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है। अनसन कमरे के बीच में बल्ब लगाओ तो सब जगह दिखाई देगा, ऐसा नहीं है कि सामने की चीज़ दिखाई देगी, पीछे की भी चीज़ भी दिखाएगी, छत भी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन कहीं भी होती है। ये ऑर्डिनरी लाइट है। ठीक है बेटा? अब ऑर्डिनरी लाइट को हम किससे पास करते हैं, निकोल प्रिज्म से।
निकोल प्रिंस क्या होता है? सबसे छोटा स्पेक्ट्रोस्कोप निकिल कोबाल्ट और एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है। जब हम इससे पास करते हैं तो ये क्या बन जाता है? पीपीएल। लाइट को ये 2 डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देता है। और जब हम किसी भी बीकर में डिसॉल्व करे हुए सॉल्यूशन को इसके अंदर डालते हैं तो क्या करता है बच्चों? तो क्या करता है ये जो सॉल्यूशन है अगर इस पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाए तो उसे डी फॉर्म नहीं, उसे क्या बोलते हैं? प्लस बोलते हैं। तो बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और शो करते हैं प्लस से। और अगर यही घुमाए ऐसे बेटा तो उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी से शो करते हैं माइनस से। समझ आया? तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी प्लस माइनस शो करते हैं, लेकिन जो कन्फिगरेशन है सेकेंड लास्ट कार्बन का उसको हम कंपेयर करेंगे, रेफरेंस मानेंगे ग्लिसरेल्डिहाइड का। ठीक है, तो डी ग्लिसरेल्डिहाइड से मिलता है, इसलिए अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। अब जैसे 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 तो चली गई बेटा तो साइंटिस्टों के दिमाग में आया ऐसा होता है ना, एक रिसर्च नई रिसर्च कैसे होती है? जैसे तुमने कोई किसी बच्चे ने कोई काम किया और उसमें से क्या हो गया, तुमने कह दिया कि ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो अगला बच्चा जो तुम्हारा जूनियर है या तुम्हारे से बात जो रिसर्च करेगा वो तुम्हारी वो बात पकड़ेगा जो नहीं हो रहा है, तुम्हारी पूरी रिसर्च पढ़ेगा, उसके बाद जो तुमसे नहीं हुआ उस बात को पकड़ेगा, उसी को अपना रिसर्च बना देगा। रिसर्च नया काम, यही तो हुआ यहाँ पर भी। यहाँ पर क्या हुआ है वो जाओ फ्लैशबैक में क्या हुआ था? ग्लूकोज ने HCN टेस्ट दिया था, ग्लूकोज ने NH2OH टेस्ट दिया था, ग्लूकोज ने NaHSO3 टेस्ट नहीं दिया था। देखो बेटा, ग्लूकोज ने HCN टेस्ट दिया था, ग्लूकोज ने NH2OH टेस्ट दिया था, ग्लूकोज ने 2,4-DNP टेस्ट नहीं दिया, शिफ्ट टेस्ट नहीं दिया, NaHSO3 टेस्ट नहीं दिया। फिर क्या था? ग्लूकोज ने टॉलेंस टेस्ट दिया था, ग्लूकोज ने फेलिंग टेस्ट दिया था, ग्लूकोज ने ब्रोमीन वाटर टेस्ट दिया था। इससे मालूम होगा तो कार्बोनाइल जो है वो क्या है मेरा? क्या है बच्चों? एल्डिहाइड है। अब अगर साइंटिस्टों के दिमाग में ये आया, होता ही है, साइंटिस्ट तो बहुत बड़ी आत्मा होते हैं, उनके दिमाग में क्यों आया, ऐसा क्यों, और क्यों से ही नहीं रिसर्च बनती है। उनके दिमाग में आया ऐसा क्यों हो गया भाई, अगर जब ये एल्डिहाइड है कार्बोनाइल है तो ये तो टेस्ट उसके मेन टेस्ट है तो देने चाहिए थे टेस्ट। इसका मतलब कहीं ना कहीं समस्या है इसके स्ट्रक्चर में। इसका मतलब जो तुम स्ट्रक्चर बोल रहे हो ना इतनी देर से, ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा इसके ऊपर काम करना शुरू किया और काम करने के बाद ये कंक्लूड किया कि भैया अगर तुम कह रहे हो एल्डिहाइड है और कार्बोनाइल है NaHSO3 टेस्ट पक्का देना चाहिए था, और अगर इनमें से टेस्ट नहीं दे रहा है तो हम ये नहीं कह रहे कि कार्बोनाइल नहीं है, कार्बोनाइल तो है, लेकिन वो कार्बोनाइल जो है वो क्या है? फ्री नहीं है, फ्री कार्बोनाइल नहीं है, CHO फ्री नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बॉन्डिंग उसके साथ हो रखी है। तो तब एक स्ट्रक्चर दिया गया बेटा, उसको बोला गया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तब वहां पर ये निकला और उसको कुछ इस तरीके से दिया गया कि जो ये पहला कार्बन है जिस पर फंक्शनल ग्रुप है CHO, कैसे बोलते थे हम ग्लूकोज को? हम बोलते थे CHO ये होता है, और हम बोलते थे CHOH ये होता है, फिर हम कहते तीसरे पर OHH होता है, फिर हम कहते चौथे पर क्या होता है? HOH होता है, पांचवें पर भी HOH होता है, छठे पर CH2OH होता था, है बेटा। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया, इन सब रिएक्शन से कंक्लूजन निकाला कि वही जो ये फंक्शनल ग्रुप है ना फ्री नहीं है, मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप का ये वाला कार्बन है, ये जो O है और ये दोनों ये सेकंड लास्ट कार्बन, ये दोनों आपस में बॉन्डेड हैं, और ये कुछ इस तरीके से इनकी बॉन्डिंग है कि यहाँ पर ये जो O इन दोनों के बीच में एक साइकिल बनी हुई है और यहाँ पर ये O है इस तरीके से। और उन्होंने बोला कि ये देखो ऐसे CH OH और ये ऐसे ऐसे ये O, और इसको अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगी बेटा? देखना कितने कार्बन होंगे चेन साइकिल में, गिनो 1 2 3 4 5 साइकिल में, और एक O, कैसे बनाएंगे? देखना बेटा,
जहाँ कटा जहाँ मुड़ा वहीं कार्बन। ये देखो छठा ऑक्सीजन, पहला ये रहा मेरा, इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। देखो ध्यान से देखो, पहला कार्बन ये रहा मेरा फर्स्ट कार्बन, इस पर क्या लगा हुआ है HOH, इधर क्या लगा हुआ है HOH, इधर क्या लगा हुआ है तीसरे पर OHH, चौथे पर क्या लगा हुआ है HOH, फिर क्या लगा हुआ है CH2OHH। देखो बेटा ये हो गया आपका ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब क्या करना है, ये जो कार्बन है जो मैंने स्टार लगा रखा है ये एनोमेरिक कार्बन है बच्चों, एनोमेरिक कार्बन है जो आपको बताएगा अल्फा है कि बीटा है। हम अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बोलते हैं। कहाँ से आया अल्फा, इसी की वजह से आया, ये जो स्ट्रक्चर है कैसे आया देखो। अगर मैं इसी ग्लूकोज को, मैं इसी स्ट्रक्चर में लेके जाती हूँ, देखो ये वाला, अगर मैं इसको यहाँ पर इरेज करके ये हटा के अगर मैं यहाँ पर कर दूँ OH, इधर दूसरी पेन से लिखती हूँ बच्चों, इधर OH और इधर H, देखना बेटे क्या हुआ, क्या होगा, क्या होगा बेटा जल्दी जल्दी बता, देखो सोचो, ये OH ऊपर चला जाएगा और H नीचे आ जाएगा, ये बन गया बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा बीटा। और अगर ऐसा होल बना के चले तो क्या मिलेगा, देखना ये वाला पूरा अल्फा, देखना बेटा ये वाला कार्बन देखो, पहला कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, देखना बेटा ये HOH, इस पहले कार्बन में देखो, और सब कुछ सेम है, बस ये अलग है OHH। तो क्या हो गया, ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज, और ये क्या हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और ये क्या हो गया एनोमेरिक कार्बन जिसने आपको अल्फा बीटा बताया। अब इन अल्फा बीटा में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों होगा, इसकी एक वीडियो मैंने बना रखी है, स्टेबिलिटी ऑफ एनोमेरिक कार्बन, उसको पक्का देखें, वहां पढ़ें और आपको मालूम चलेगा कि अल्फा बीटा में से कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। दैट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन IIT। इनको साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम हेमी एसिटल फॉर्म भी बोलते हैं, और ये दोनों हेमी एसिटल अल्फा एंड बीटा केवल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OH के ऊपर, केवल OH के पहले कार्बन के H और OH के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करने की वजह से बने हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज के अंदर, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो डिसेंबल करती है पायरेन से, और इसीलिए हम इनको ग्लूकोपायरेनोज भी बोलते हैं। आप उस वीडियो को पक्का देखें बेटा, जो मैंने स्टेबिलिटी ऑफ एनोमेरिक कार्बन ग्लूकोज पढ़ा रखा है, उसके अंदर देखें, उसका लिंक मैं अभी वीडियो में भेज दूंगी, और उसमें आप देखें, वहाँ पर मैंने बताया हुआ है, इसीलिए मैंने वहाँ पर पूरी वीडियो में ग्लूकोपायरेनोज बोला हुआ है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो पायरेन से रिजेंबल करता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर पूरा ग्लूकोज खत्म होता है। सिमिलरली अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी आप कर सकते हो, लेकिन हमारे कोर्स में केवल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, तो फ्रक्टोज पे भी हम वही करेंगे जो हमने स्टेप पूरे करे। क्या क्या स्टेप कर जरा एक बार कर्सरी ग्लैंड से एक बार फट से रिवाइज कर लेते हैं। क्या किया था हमने, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 लिखा था, फिर हमने क्या किया था, डेडली रिएजेंट से रिएक्शन करवा के हमने प्रूव किया था कि 6 कार्बन एटम्स हैं ग्लूकोज के अंदर। फिर हमने क्या प्रूव किया था कि हमारे ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप के लिए हमने क्या किया था, हमारे पास टेस्ट होते थे, कौन से, HCN टेस्ट होता था, NaHSO3 टेस्ट होता था, और कौन सा होता था बच्चों, NH2OH हाइड्रोक्सिल एमाइन टेस्ट होता था, शिफ्ट टेस्ट होता था, और 2,4-DNP टेस्ट होता था। नहीं तो ग्लूकोज ने क्या किया था, ये टेस्ट दिया था, ये नहीं दिया था, ये टेस्ट दिया था, ये नहीं दिया था, और ये भी नहीं दिया था। इससे क्या कंफर्म हुआ था, उसके बाद साइंटिस्ट कहाँ बढ़ गए थे, आगे बढ़ गए थे, किसके लिए, कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए, किसके, एल्डिहाइड के, क्योंकि इसने टॉलेंस टेस्ट दे दिया था, फेलिंग टेस्ट दे दिया था, और इसने Br2 वाटर टेस्ट भी दे दिया था, कंफर्मेटरी टेस्ट एल्डिहाइड का। तो इससे प्रूफ हो गया था कि भैया जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप है ना। तो इन तीनों की बात उस वक्त नहीं हुई थी, बाद में चर्चा की गई थी उसके ऊपर। ठीक है बेटा, सिमिलरली फिर क्या था, सेम आप फ्रक्टोज के लिए भी करोगे, सेम वही करोगे, और लास्ट में आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पर, लेकिन क्या होगा, जो कीटोन होगा ना, जो ये फ्रक्टोज है,
वो ये टेस्ट देगा और ये टेस्ट भी दे देगा, लेकिन वो टॉलरेंस टेस्ट भी देगा, वो फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। ठीक है बेटा। और फिर ये टेस्ट तो वो देगा ही नहीं, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड है ही नहीं, तो एल्डिहाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट है ना। तो ये डिस्टिंग्विश टेस्ट हो जाएगा। तो इससे आप पता कर लोगे कि उसके अंदर कीटोनिक ग्रुप है। और फिर उसके बाद जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज में एक्चुअली क्या होता है, ग्लूकोज नहीं फ्रक्टोज, है ना। तो चलो देखते हैं, फिर हमने फ्रक्टोज के बारे में भी बात करते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने प्रूव किया था कि इसके अंदर 5 OH ग्रुप है। किससे कराया था, एसिडिक एनहाइड्राइड से, है ना, एसिडिक एनहाइड्राइड से। एसिडिक एनहाइड्राइड क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का टेस्ट होता है। फिर हमने क्या किया था, पांचों में से हमने क्या बताया था, 4 सेकेंडरी हैं और 1 प्राइमरी है। उसका टेस्ट क्या हुआ था, हमने ग्लूकोनिक एसिड को HNO3 से करा के सेकेरिक एसिड बना दिया था। फिर हमारा ग्लूकोज का फिशर स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ था, साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए जो ही टेस्ट नहीं दिए थे ग्लूकोज ने, वहां से कंक्लूजन निकाला गया कि ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में है ना। ऐसे ही फ्रक्टोज का भी बनाया गया फिशर स्ट्रक्चर, और फ्रक्टोज में भी दिखाया गया कि फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और क्या होगा बेटा, तीसरे कार्बन पर OHH, चौथे पर HOH, पांचवें पर HOH और छठे पर CH2OH है। इसमें भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन इसमें ये वाला इसके अंदर इसके साथ रिएक्शन करके यहाँ पे O आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक चेन मतलब रिंग साइकिल के अंदर 1 2 3 4 ही कार्बन आएंगे, यानी कि फ्रक्टोज में 5 की रिंग होगी। ये बात ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, 5 की रिंग होगी। और हम यहाँ पे देखेंगे मेरा पहला कार्बन कौन सा है, ये रहा मेरा पहला कार्बन, ये रहा मेरा दूसरा कार्बन। ठीक है बेटा, तो मैं लगा देती हूँ पहला कार्बन CH2O है, दूसरे कार्बन पर ये रहा मेरा कीटोनिक ग्रुप, इधर इधर लगा दूंगी H, और इधर क्या लगाऊंगी बेटा, OHH। तीसरे कार्बन पर देखो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथे कार्बन पर HOH, पांचवें कार्बन पर क्या आ जाएगा बच्चों, CH2OH। ये है फ्रक्टोज, और ये रिजेंबल करता है फ्यूरेनोज से, इसलिए इसको फ्रक्टो फ्यूरेनोज भी बोलते हैं। फ्यूरेनोज से नहीं, फ्यूरेन से, और फ्यूरेन होता है ये फ्यूरेन है बेटा, इसको बोलेंगे फ्रक्टो फ्यूरेनोज। इसका ये वाला कार्बन भी कैसा होगा, एनोमेरिक कार्बन होगा। अगर CH2OH ऊपर है तो इसको बोलेंगे अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। अगर आप इसको नीचे कर दोगे तो CH2OH को इधर, इसको इधर, तो बन जाएगा बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर करेंगे। अब हमारे पास आएंगे डाइसेकेराइड्स, और जो डाइसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट हमारे कोर्स में है वो कौन कौन से हैं। मोनोसेकेराइड तो हम कर चुके हैं, 3 डाइसेकेराइड्स हैं बेटा, एक सुक्रोज चीनी हम खाते हैं, एक माल्टोज और एक लैक्टोज। लैक्टोज क्या होती है, जो बच्चे दूध पीते हैं। अगर सुक्रोज को पानी में घोलोगे तो हाइड्रोलाइसिस करोगे तो जिससे बना है उसमें टूट जाएगा, आपको पता है, पढ़ चुके हो, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट जाएगा। ठीक है, माल्टोज को अगर पानी में घोलोगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये टूटेगा अल्फा डी ग्लूकोज में। ये दो अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, दोनों यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज की होती है बेटा। लैक्टोज थोड़ा अलग होता है, यहाँ पर अल्फा का कोई रोल नहीं होता है। लैक्टोज गैलेक्टोज याद रखो, गैलेक्टोज। तो लैक्टोज में क्या होता है, बीटा डी गैलेक्टोज होता है। ये तो अगर इसको आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज में टूट जाएगा। अब मैं बताती हूँ क्या होता है गैलेक्टोज, कुछ नहीं है, ग्लूकोज याद रखो और गैलेक्टोज। ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज है, ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज है या ग्लूकोपायरेनोज है। अब देखना बच्चों, गैलेक्टोज बनाना है मुझे, कोई डिफरेंस नहीं है। चौथे कार्बन को देखो, चौथे कार्बन को देखो बीटा में, अब बीटा बीटा ही बनाना है, तो क्या करूँगी, सिंपल यही लो, कुछ नहीं करना बेटा। बीटा तो है ही, OHH ऊपर आएगा पहले कार्बन पर, दूसरे पर HOH होता है, तीसरे पर आपको पता है, बहुत देर से पढ़ रहे हो कि ये कंफ्यूजन चेंज हो जाता है। चौथे पर कुछ नहीं करना बेटा, मैं अलग पेन से लिख देती हूँ। ग्लूकोज में तो HOH होता है, चौथे पर कंफ्यूजन ऊपर OH और H आ जाए तो ये गैलेक्टोज बन जाता है, कोई डिफरेंस नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये बीटा डी गैलेक्टोज, बस। दो बच्चों देखो, सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करेंगे, पानी में घोलेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज।
माल्टोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बना होता है। और लैक्टोज करेंगे तो लैक्टोज में तो अल्फा का कोई रोल ही नहीं है, दोनों बीटा होंगे। एक बीटा डी ग्लूकोज होगा और एक बीटा डी लैक्टोज से गैलेक्टोज, याद रखो लैक्टोज गैलेक्टोज, तो बीटा डी गैलेक्टोज होगा। बीटा में चौथे कार्बन पर कन्फ्यूजन चेंज हो जाता है तो वो गैलेक्टोज बन जाता है। कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, ग्लूकोज याद रखो, सब कुछ याद हो जाएगा। एक और टर्म याद रखो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, स्टार्टिंग में बताया था ग्लूकोज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जी जी से याद रखो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब कहीं ना कहीं लिंकिंग तो हुई होगी तभी तो सुक्रोज बना होगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब टूटे हैं तो यानी कोई ना कोई बॉन्ड तो टूटा होगा, तो कुछ नहीं होता है बेटे। यहाँ पर पता है क्या होता है, ये हम ग्लूकोज ले लेते हैं, कन्फ्यूजन तो आप लिख ही लोगे। कौन सा लेना है मुझे, अल्फा डी ग्लूकोज, तो अल्फा में क्या होगा, मेरा एच ऊपर होगा ओ एच नीचे होगा, है ना। और मुझे क्या लेना है, फ्रक्टोज लेना है। फ्रक्टोज को तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया था 5 की होती है रिंग। और मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, बीटा डी फ्रक्टोज HCH2OH, बीटा बेटा CH2H नीचे आ जाएगा, ठीक है। पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरे पर OHH, पहला ये है ना, ये तीसरे पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। फिर ये HOH और फिर क्या बनेगा बेटा CH2OH और H। अब क्या होगा, ये तो आप लिख ही लोगे, पहला कार्बन दूसरा कार्बन OHH और HOH, और ये इस तरीके से क्या होता है, कुछ नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है ना बेटा, यहाँ पर एक लिंक बन जाता है, उसको बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में एक लिंकिंग होती है इसके अंदर, और ये कुछ इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन कौन सा वाला गिनना, ये फ्रक्टोज का पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, कुछ गड़बड़ हो रही है ना, हाँ गड़बड़ हो रही है, इसको उठाते हैं, यहाँ से गिनते हैं 1 2, ये वाला कार्बन पहला नहीं है, पहला कार्बन ये है, ये ठीक है बेटा। चलो चलो गिनते हैं, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे हो रहा था, हाँ, और ये 1, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो बस ये ऐसे जुड़ा होता है, ये हो गया आपका फ्रक्टोज, ये हो गया फ्रक्टोज, हो गया ग्लूकोज, दोनों मिलकर बन गया आपका क्या, सुक्रोज, चीनी जो हम कहते हैं। तोड़ोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, पानी में डालोगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, है ना बेटा। अब एक सुक्रोज के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुक्रोज के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, सुक्रोज जो होता है वो इन्वर्ट शुगर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्वर्ट शुगर होती है। इन्वर्ट बताऊँ क्यों, क्योंकि बस आप ध्यान रखो कि पानी में घुलने से पहले ये PPL को घुमाती है क्लॉकवाइज, और जैसे ही आप इसको पानी में घोल देते हो ना बेटा, तो ये टूट जाती है किस में, पहले तो ये सुक्रोज है ना, पहले तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो पहले इसने जब पानी में घुलने से पहले तो डी हो गया, पानी में घुलने के बाद ही किस में टूटता है, ग्लूकोज में, और किस में, फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज ये तो बीटा है और ये अल्फा है ना, डी, तो क्या करेंगे बताना बच्चों, बीटा अल्फा डी प्लस होता है, ये होता है बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। एक्चुअली क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो PPL को 52.4 डिग्री पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज घुमाता है, और फ्रक्टोज क्या घुमाता है, -92.4 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कौन जीता, फ्रक्टोज जीता। तो ओवरऑल रोटेशन कितनी हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज पानी में घुलने के बाद। तो पहले क्या था ये डी फॉर्म में, बाद में कैसा हो गया एल फॉर्म में, इसलिए क्या हो गया ये, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर, कि पानी में घुलने से पहले तो PPL को डी घुमा रहा है, और पानी में घुलने के बाद क्या घुमा दे रहा है, एल घुमा दे रहा है, इसलिए सुक्रोज इन्वर्ट शुगर है। दिस वन मोर क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। अब माल्टोज, अब आप माल्टोज है तो आपको तो बताइए, माल्टोज को घोलने पर अल्फा डी ग्लूकोज बनता है, तो आप 2 अल्फा डी बना दो, ये लो ग्लूकोज बना दो, ये पहला कार्बन ये रहा अल्फा है तो HOH होगा, ये भी HOH होगा, क्यों, कॉन्फ़िगरेशन आप सारे लिख सकते हो बाद में। क्या होगा इधर, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद क्या होगा, ये कौन सा कार्बन है, पहला कार्बन ये कौन सा है, दूसरा ये कौन सा है, तीसरा ये कौन सा है, चौथा चौथे के, और इसका कौन सा है, पहला है। इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है बच्चों, एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगी, इसको बोलेंगे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इन दोनों के जुड़ने से क्या बन गया, अब ये अभी ग्लूकोज थोड़ा ना रहा, तो ये माल्टोज बन गया। पानी में घोलोगे तो 2 अलग अलग टूट जाएंगी अल्फा डी ग्लूकोज की। अब सुनो बेटा, ये वाला जो ग्रुप है CHO ग्रुप, पहला कार्बन है ना ये, तो ये वाला कार्बन क्या है CHO। अगर तुम इसमें ना टॉलरेंस रिएजेंट डालोगे, TT टॉलरेंस टेस्ट करोगे, तो ये दे देगा पॉजिटिव टेस्ट।
क्योंकि ये वाला ग्रुप देखो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं है, इस मॉलिक्यूल का पहला वाला कार्बन इन्वॉल्व है, ये तो नहीं है, इसकी वजह से ये क्या देगा, टॉलरेंस टेस्ट देगा, इसलिए माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर होती है, इसलिए हम माल्टोज को रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। आगे पेपर में क्वेश्चन आएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर, या विच अमंग द टू आर रिड्यूसिंग शुगर्स, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिड्यूसिंग शुगर, समझे, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब आगे देखो अगला क्या बचा है हमारा, माल्टोज के बाद लैक्टोज, लैक्टोज तो बहुत आसान है, गैलेक्टोज है ना, तो हम क्या करेंगे, एक ग्लूकोज लेंगे और एक गैलेक्टोज, चलो चलो गैलेक्टोज लेते हैं और ग्लूकोज लेते हैं, ये रहा गैलेक्टोज। मैंने क्या बोला था, लैक्टोज में तो अल्फा का कोई रोल ही नहीं है, दोनों बीटा होते हैं, बीटा मतलब क्या होगा बेटा, पहले कार्बन पे OH कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ, इस पे भी पहले कार्बन पे OH ऊपर की तरफ, नहीं चौथे कार्बन गैलेक्टोज है तो चौथे कार्बन पे क्या होता है, गैलेक्टोज होता ही इसकी वजह से है, चौथे कार्बन पे कन्फिग्रेशन चेंज होने की वजह से तो गैलेक्टोज होता है, तो क्या होता है OH हो जाएगा, ये बन गया मेरा गैलेक्टोज। और अगर मैं यहाँ पर करूँगी, अब आपको कन्फ्यूजन तो याद रट गया होगा अभी तक, तो OH था, ये था HOH, तीसरे कार्बन पर OHH, यहाँ पर भी यही होगा HOH, तीसरे कार्बन पर OHH, चौथे पर क्या होगा बेटे, ये होता OHH, चौथे पर क्या होगा OHH, यही होगा ना, और इधर होगा CH2OHH, इधर भी होगा CH2OHH। बस अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में जाके लिंकिंग होगी, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, है ना, और ये क्या बनेगा, यहाँ पर से इन दोनों के बीच में यहाँ बन जाएगा कुछ, बस आपको स्ट्रक्चर सही याद रखना है, गैलेक्टोज और ये सब कंफ्यूजन वहाँ पे नहीं होना चाहिए, उसके बाद आपका सब कुछ सही सही जाएगा, गलत कहीं होगा ही नहीं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लो, अब आप इसे पानी में घोलोगे तो क्या बन जाएगा, एक बीटा डी गैलेक्टोज, एक अल्फा डी गैलेक्टोज, हो गया हमारा लैक्टोज। और देखो फिर चेक करो, इसका पहला कार्बन क्या है, पहला कार्बन है ना, ये कैसा है, अगर तुम पानी में इस पर टॉलरेंस टेस्ट कर डालोगे तो क्या होगा, दे देगा, तो ये भी किस में आएगा, रिड्यूसिंग शुगर में, यानी कि लैक्टोज भी रिड्यूसिंग होती है। और सुक्रोज कैसी होती है, इन्वर्ट शुगर, है ना बेटा। तो ये सारे हमारे डाइसैकेराइड्स थे बच्चों। चलो बच्चों अब आ जाते हैं पॉलीसैकेराइड्स में। तो क्या होता है पॉलीसैकेराइड्स में, बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट्स जुड़कर जो होती हैं वो पॉलीसैकेराइड्स बनाती हैं। और हमारे कोर्स में 2 पॉलीसैकेराइड है बेटा, एक कौन सा है हमारे कोर्स में, स्टार्च, स्टार्च एक है, और एक है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जिसकी क्या बनी होती है, सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ठीक है, एक होता है स्टार्च। तो ये दोनों चीज़ें हमें करनी है, बहुत सारी, पॉलीमर मतलब समझ रहे हो, पॉली मतलब बहुत सारी मोनोसेकेराइड यूनिट्स जुड़ी हुई मिलेंगी। और जो स्टार्च होता है वो 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, एक एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन। और एमाइलोज जो होता है वो स्ट्रेट चेन होता है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर, एमाइलोज स्ट्रेट चेन पॉलीमर हो गया। और कैसा होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है, ठीक है बेटा, ये होता है वाटर सॉल्यूबल। और एमाइलोपेक्टिन जो होता है ये होता है ब्रांच्ड और वाटर इनसॉल्यूबल। 15 से 20% तो हमारे पास होता है, मतलब स्टार्च का पार्ट कंटेन करता है एमाइलोज, रेस्ट ऑफ मतलब 80 to 85% जो होता है वो होता है एमाइलोपेक्टिन। और ये जो स्टार्च होता है वो भी अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बना होता है। तो अभी मैंने बोला कि पॉलीसेकेराइड है तो क्या होगा इसके अंदर, बहुत सारे, देखो बेटा बहुत सारे यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज की मिली होंगी, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है ना। क्या इनके बीच में क्या बना हुआ है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, देखिए 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,4 बहुत सारा, देखिए मैंने ऐसे डाइजेस्ट करा हुआ है, मतलब बहुत बड़ी चेन, पॉलीमर मतलब बहुत सारे, ट्रिमेंड्रस अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर स्ट्रेट चेन होती है। आप यहाँ पर भी देखो, यहाँ छूट गया जैसे HOH सेकेंड कार्बन पर, ये देखिए ये हो गया हमारा एमाइलोज। एमाइलोपेक्टिन देखो बेटा, ये मैंने पूरी एमाइलोज की चेन ली है एक, और ये मेरी पूरी एमाइलोज की चेन ली है, ठीक है। और एमाइलोज की चेन में क्या है, यहाँ पर मेरा O होगा और ये ऐसे बहुत लंबी चेन होगी। एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, एमाइलोज की ऐसे लीनियर चेन, एक एमाइलोज की लीनियर चेन,
तो बहुत सारी ऐसी चेन्स क्या होती हैं, आपस में क्रॉस लिंक्ड होती हैं। मतलब यहाँ पर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसमें होता है, एमाइलोज में होता है, लेकिन एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो होता ही होता है। तो यहाँ से और ये वाला छठा हाइड्रोजन, एक ब्रांच का मतलब पहली वाली ब्रांच का जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप वाला पहला कार्बन वो, और दूसरी वाली ब्रांच का छठा कार्बन, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। देखो मैं बताती हूँ, ये आप मिटाओ, CH2 हो गया, और इधर के बीच में यहाँ पर एक ग्लाइकोसिडिक लिंक आएगा। ये देखो कौन सा हो जाएगा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और ये पांचवा कार्बन, और ये छठा कार्बन। तो क्या हो जाएगा ये वाला लिंक, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि एमाइलोपेक्टिन में 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एज वेल एज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। यानी कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलते हैं, वो है एमाइलोपेक्टिन। किसका पार्ट है, स्टार्च का। कौन सा पार्ट है, इनसोल्यूबल पार्ट। स्टार्च का 80 से 85% पार्ट किसका बना होता है, एमाइलोपेक्टिन का। तो ये हो गया स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन का। तो एमाइलोपेक्टिन क्या है बेटा, ब्रांच चेन पॉलीमर है जो जिसमें कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं जो पानी में इनसोल्यूबल होता है। अगला पॉलीसेकेराइड है बेटा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है एक सीढ़ी की तरह होता है, आपको याद रखना बहुत ही आसान होगा। सेल्यूलोज एक सीढ़ी की तरह होता है, ऐसे देखो, इसके साथ यहाँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। ये देखो इसका पहला, ऐसे पॉलीमर बहुत सारा, ये देखो, देखो बेटा ऐसे बहुत सारे सेल्यूलोज बनाता है बीटा डी ग्लूकोज का। देखो OH ऊपर है, H दूसरे कार्बन पर HOH, तीसरे पर OHH, चौथे पर HOH, पांचवे पर CH2OH। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा। देखो बीटा है ना, तो ये OH ऊपर है, H दूसरे कार्बन पर HOH, तीसरे कार्बन पर OHH, चौथे कार्बन पर HOH, पांचवे पर CH2OH और H, ऐसे सेम। देखो ये हो गया सेल्यूलोज। मिलके बनाता है बीटा डी ग्लूकोज। बहुत सारे अनसंट बीटा डी ग्लूकोज होंगे। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, ग्लूकोपाइरेनोज भी बोलते हैं, तो आप वहाँ कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है बेटा, तो इसको भी हम 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही बोलेंगे। क्योंकि देखो ना, एक का तो छठा, ये देखो इस वाले यूनिट का छठा कार्बन और इसका पहला कार्बन छठा है, पाँच चौथा है, 1 2 3 4 4 है बेटा, मिटा देते हैं 4 लिखते हैं ना। तो क्या हो गया 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक, ये सेल्यूलोज इसकी बनी होती है, पानी में बहुत कम सोल्यूबल होता है, ह्यूमन बॉडी में सोल्यूबल होता ही नहीं है, हम तो खाते ही नहीं है। जो घास खाते हैं उनकी बॉडी में होता है ना हार्मोन जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके, हम नहीं खाते। एक और पॉलीसेकेराइड को बोलते हैं ग्लाइकोजन, जिसको हम बोलते हैं एनिमल स्टार्च। मतलब जब भी हमारी बॉडी में जो हम खाना खा लेते हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है। और ये क्या होता है, जब हम फास्ट रखते हैं तो क्या होता है, ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और फिर हमें एनर्जी देता है ना। और ग्लाइकोजन कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। जो एमाइलोपेक्टिन है ना बेटा, ये जो एमाइलोपेक्टिन है यही स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन का है, बस सेम डिट्टो, कुछ करना ही नहीं है तुमको इसमें ग्लाइकोजन के केस में। ठीक है बेटा, तो ग्लाइकोजन ईस्ट और फंगी में भी मिलता है। ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो ईस्ट और फंगी में मिलता है, वो यही है ग्लाइकोजन, इसका स्ट्रक्चर यही है। बस डिफरेंस इतना सा ही है एमाइलोपेक्टिन में उसमें कि यहाँ पर एमाइलोपेक्टिन में ब्रांचेस कम होती हैं और ग्लाइकोजन में ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं, अदरवाइज सब कुछ सेम है। तो ये सब था हमारा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब जो दूसरा हमारे सिलेबस में है वो क्या है, बायोमोलिक्यूल प्रोटीन्स। तो हम अब पढ़ेंगे प्रोटीन्स। बेटा जो प्रोटीन्स होते हैं बॉडी बिल्डिंग्स होते हैं, बिल्डर बॉडी को बिल्ड करते हैं। आपको तो पता ही है, जो भी जिम में जाते हैं तो प्रोटीन पाउडर खाते हैं। आजकल के बच्चों को तो बहुत कुछ पता है, पहले हमें क्या पता होता था ये सब बातें, लेकिन आजकल के बच्चों को सब पता है। प्रोटीन खाओ, बिल्डिंग बॉडी बिल्ड करो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो मसल्स होती हैं उनमें कौन सा प्रोटीन होता है ना। और आजकल गर्ल्स क्या करती हैं, केराटिन करवाती हैं बालों में, बहुत बढ़िया बढ़िया बाल। अरे कोचिंग में क्या बढ़िया बढ़िया बाल बना के आती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई कर्ल्स, अलग अलग बाल क्या शाइन करते हैं।
तो केराटिन करवाती हैं, कोई स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, है ना। वो सब प्रोटीन है। केराटिन प्रोटीन होता है जो नेल्स में और बोन्स में और बाल में प्रेजेंट होता है, हेयर में। और मायोसिन होता है जो मसल में प्रेजेंट होता है, जो हम वो खाते हैं ना पाउडर, प्रोटीन पाउडर, और जिम जाते हैं जो लड़के और मसल बनाते हैं, या बढ़िया सलमान खान की भी तो है मसल्स, तो 6 पैक। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो सब प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग के काम में जो आता है प्रोटीन ही आता है। पल्सेस में मिलता है, चीज़ में मिलता है, दूध, मिल्क में मिलता है, कर्ड में मिलता है। प्रोटीन पक्का खाना चाहिए बेटा। जितना आपका वेट है ना, अगर 70 kg वेट है तो डेली 70 kg वेट वाले को 70 ग्राम प्रोटीन पक्का खाना चाहिए अपनी बॉडी के लिए। और ये बने होते हैं अमीनो एसिड से, मतलब अमीनो एसिड बहुत सारे अमीनो एसिड जब मिलते हैं, जब बहुत सारे अमीनो एसिड मिलते हैं तो पी से याद रखो बच्चों, प्रोटीन पेप्टाइड। तो एक अमीनो एसिड, ये दोनों अमीनो एसिड एक बॉन्ड जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंक। पी याद रखो। आपने कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज याद किया था, जी, या पी याद करो, प्रोटीन पेप्टाइड, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज है ये। और जो मिलके बनेगा उस पूरे को पेप्टाइड बोलेंगे। ये डाईपेप्टाइड है क्योंकि 2 एमिनो एसिड मिले हैं, ठीक है। तो ऐसे बनते रहते हैं। आप तब तक इनको प्रोटीन नहीं बोलोगे जब तक कि इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 AMU ना हो जाए। जब 10,000 हो जाएगा तब वो प्रोटीन कहलाएगा। और ये पता है कितने होते हैं, 100 से लेकर ज़्यादा, मोर देन 100 एमिनो एसिड जब मिलते हैं तब होता है जनरली। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शन भी होते हैं। क्या होते हैं एक्सेप्शंस? जो इंसुलिन होता है ना, उसके अंदर केवल 51 एमिनो एसिड्स होते हैं। तब भी ये जो इंसुलिन है वो प्रोटीन भी है और हार्मोन भी है। जैसे आप बोलोगे मैडम इंसुलिन तो हार्मोन होता है, लेकिन इंसुलिन जो होता है प्रोटीन भी होता है और हार्मोन भी होता है। तो ये एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर बेटा। बात तो हम 100 में से 99 के लिए बात करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, है ना। तो 51 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, और इंसुलिन जो होता है प्रोटीन भी होता है और हार्मोन भी होता है। तो ये एक यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया। एमिनो एसिड जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड्स, बीटा एमिनो एसिड्स, गामा एमिनो एसिड, डेल्टा एमिनो एसिड। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल अल्फा एमिनो एसिड से मतलब है। अल्फा एमिनो एसिड वो होता है जिसमें एक्चुअली एमिनो एसिड में क्या होता है, NH2 एंड COOH बोथ ग्रुप्स आर प्रेजेंट, दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपने केमिस्ट्री के बारे में जानते हो तो देखो क्या होता है बेटा, जो NH2 ग्रुप होता है इसके पास लोन पेयर होता है। तो ये तो बेसिक होता है नेचर में, लोन पेयर डोनर होता है, लुईस बेस। और उस COH ग्रुप आपको बताइए कार्बोक्सिलिक एसिडिक इन नेचर है। यानी कि क्या हो गया, अमीनो एसिड में क्या होता है, NH2 ग्रुप भी है और COOH ग्रुप भी है। अब अमीनो एसिड को हम इसी तरीके से इन्हीं के काउंटिंग के बेसिस पर डिवाइड क्लासीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, किसी अमीनो एसिड में ऐसा भी तो हो सकता है कि अमीनो एसिड जो हैं उनमें क्या है कि जितने NH2 ग्रुप है, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप इक्वल टू नंबर ऑफ COH ग्रुप्स। क्या हो जाएगा, जितने NH2 ग्रुप है उतने COH है, तो अमीनो एसिड न्यूट्रल कहलाएगा, है ना। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड भी हो सकता है, न्यूट्रल एसिड हो गया। और अगर मैं बोल दूं कि NH2 का नंबर ज़्यादा है COH से, तो वो बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा। क्यों? बेसिक पार्ट ज़्यादा है। और अगर मैं बोल दूं कि NH2 पार्ट कम है, NH2 नंबर ऑफ NH2 आर लेस देन नंबर ऑफ OH, तो एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा, है ना बेटा। तो अमीनो एसिड को हम इनके नंबर के बेसिस पर डिवाइड भी कर सकते हैं। अमीनो एसिड्स का कोई ऐसे एज सच आता नहीं है, लेकिन जो अमीनो एसिड्स होते हैं अगर आप देखो तो ये एल्काइल ग्रुप हो गया, ऐसे नाम एज सच किसी का आता नहीं है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन IIT JEE में पूछ लेते हैं, और नीट में ज़्यादा पूछ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। 4 बॉन्ड बनेगा तो एक H हो गया, इसी के साथ NH2 लगा दो, ये अल्फा एमिनो एसिड हो गया, अल्फा एमिनो एसिड, है ना। ये हो गया अल्फा एमिनो एसिड। तो ट्राइवियल नेम्स होते हैं, जैसे ग्लाइसिन है तो इसके शुरू के 3 अक्षरों का जो अल्फ़ाबेट है उसको हम एज अ सिंबल ले लेते हैं। जैसे वेलिन है तो
इसको हम VAL लिखेंगे। अगर एमिनो एसिड से क्लासिफिकेशन की बात करें तो अभी हमने क्या बोला, हम क्लासिफिकेशन को कैसे कर सकते हैं, अभी अभी मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ NH2 एंड OH ग्रुप, नंबर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप। तो ये 3 टाइप के हो गए थे अभी पीछे, कितने, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। ठीक है बेटा, अब हम क्या बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, द सिंथेसिस के बेसिस पर, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। तो कुछ एमिनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी में मिलते हैं, जो कुछ एमिनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, जो बनते हैं तो बनते रहते हैं, हमें क्या पता नहीं क्या हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो पता है कितना बड़ा सिस्टम है, उन्हें बोलते हैं नॉन एसेंशियल। जरूरी नहीं है क्योंकि बनते जा रहे हैं हमारी बॉडी में, ऐसे कोई एसेंशियल नहीं है सच, क्योंकि अपने यहाँ खाते हैं हम खाना, जो भी खाएं बनते रहते हैं, तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड बोल देते हैं। और कोई होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, जो हमारी बॉडी में नहीं बनते लेकिन जो हमें डाइट में लेने पड़ते हैं, उन्हें बोलते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स, जो डाइट में ज़रूरी होते हैं, है ना बेटा। यहाँ पर मैं बहुत सारे नोट्स लिख नहीं रही हूँ, देखो सारा आपका लिखा हुआ है, तो मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ ट्रिक्स कि कैसे आपको याद करना है और कैसे आपको करना है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। तो आप डिफिनेशन तो खुद लिख सकते हो, यहाँ लिखने की क्या जरूरत है। नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी में ज़रूरी नहीं होते, मतलब जो बॉडी में बनते रहते हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आप कर दोगे कि सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी, जब हमारी बॉडी में कोई चीज़ बन रही है तो फिर हमें क्या ज़रूरत है बाहर से खाने की, जो नहीं बन रही है उसको तो बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल की कैटेगरी में खाना ही खाना है भैया, सोचना पड़ेगा इसमें एमिनो एसिड ये वाला है तो ये हमें लेना ही पड़ेगा। अगर आप इसको पानी में घोलोगे, ये रहा आपका एमिनो एसिड, R लगा हुआ है, इधर NH2 लगा हुआ है, इधर CO। अगर आप इसे पानी में घोलोगे तो क्या होगा पता है, ये जो है ना, ये एसिडिक पार्ट है, ये बेसिक पार्ट है। आपको तो मालूम है एसिडिक पार्ट क्या देता है, एसिड देता है, एसिड मतलब H+ आयन। तो पानी में डालोगे तो ये तो बन जाएगी, ये तो दे देगा H+ आयन, ठीक है, ये माइनस और ये H+ क्या है, बेकारी है, इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। एंड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की सर्च में बाहर क्यों जाएगा भाई, ये बताओ बाहर क्यों जाएगा, उसको जब इलेक्ट्रॉन अंदर ही मिल रहे हैं। तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस, तो फट से इसको ट्रैप कर लेगा, और जब ट्रैप कर लेगा तो क्या बन जाएगा, इसके ऊपर यहाँ पर जाके NH3 बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। तो एक्वा सोल्यूशन में ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो ये H तो चला गया इधर, इसको आप मिटा दोगे, ये बन जाएगा ऐसे, इधर आ गया प्लस, उधर आ गया माइनस। जब एक ही मॉलिक्यूल में प्लस भी होता है माइनस भी होता है, इस तरीके का कोई ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं ज्विटर आयन। तो एमिनो एसिड एक्वस मीडियम में ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो एमिनो एसिड का कैसा बिहेवियर होगा, एम्फोटेरिक होगा। क्यों, क्योंकि इनके अंदर एसिडिक एंड बेसिक दोनों पार्ट है। तो क्या करेंगे, ये एसिड से भी रिएक्शन करेंगे और बेस से भी रिएक्शन करेंगे, हेंस एमिनो एसिड्स आर विल शो एम्फोटेरिक बिहेवियर। अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की। प्रोटीन तो केवल अल्फा एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं। अब एक अल्फा एमिनो एसिड ये रहा, एक अल्फा एमिनो एसिड ये रहा, बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड हैं, ये आपस में मिलेंगे, केवल अल्फा एमिनो एसिड ये आपस में मिलेंगे पेप्टाइड लिंक से। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम प्रोटीन नहीं बोल सकते, पेप्टाइड है। कब तक पेप्टाइड है, जब तक कि इसका मास 10,000 AMU ना हो जाए। जैसे ही 10,000 हो जाएगा उससे बढ़ के वो प्रोटीन बन जाएगा, प्रोटीन कहलाएगा, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कोई मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है, छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि सिलेबस में है तो पढ़ना तो है। इसके बेटा ना 2 टाइप के होते हैं वैसे प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर से पहले बता दूँ, टाइप्स ऑफ जो प्रोटीन्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। एक तो होता है आपका प्रोटीन फाइब्रस, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, और एक होता है आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब बेटा जो फाइब्रस होता है ना, बाल याद रखो यार अपने, हेयर बाल कैसे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं ना। तो सबके बाल, तो जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं वो हेयर में होते हैं, जैसे केराटिन, ठीक है, ये हमारे हेयर में प्रेजेंट होते हैं। देखो बेटा फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन में क्या होता है, जो फाइब्रस होते हैं वो लॉन्ग फाइबर लाइक होते हैं, ग्लोब्यूलर जो होते हैं वो 3D शेप फोल्ड्स में होते हैं। इनके एग्जाम्पल आपने पढ़े, केराटिन जो हेयर में होता है ना, और नेल्स में होता है, और कोलेजन होता है जो स्किन में होता है। जैसे क्या होता है ना, एज के साथ साथ स्किन ढीली होने लगती है, क्या होता है देखो, स्किन में क्या होता है, यहाँ पर कोलेजन क्या होता है, एक
बेटा आफ्टर 20s में ही कम होने लगता है कोलेजन हमारी स्किन में। 20 से तो बहुत अच्छी स्किन होती है, धीरे धीरे करके कोलेजन धीरे धीरे कम होने लगता है, वो इफेक्टिव होता है, दिखता है, फिर वो बाद में 25 के बाद विजिबल होता है। तो धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, स्किन ढीली होने लगती है। तो क्या करते हैं, कोलेजन रिच हमें फाइबर, कोलेजन फाइबर मतलब कि इससे फाइबरस फाइबर बोलते हैं प्रोटीन को। तो कोलेजन फाइबर रिच हमें फूड लेना पड़ता है। जैसे उसमें कोलेजन पता है किसमें होता है, जैसे सैफरन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको हम, सैफरन को हम हिंदी में बोलते हैं, फ्लावर होता है वो उसका, अभी आएगा यार, सैफरन को क्या बोलते हैं, केसर, केसर, केसर बोलते हैं ना बेटा, केसर जो होते हैं वो होता है, वो एक फ्लावर होता है, तो उसमें होता है, और ऑलमंड्स में होता है, ठीक है ना। तो वो भी आता है, वो जिसको बोलते हैं वो गुलाब की जो जो रोज़ होती है ना, रोज़ की जो पेटल्स होती हैं उनमें भी होते हैं। उन सबको मिलाकर अगर जो कोलेजन आजकल के आते हैं, जो ड्रिंक्स आते हैं वो सब आते हैं, वो उन सबको ऐसी इन चीज़ों को मिला के तो बनाया जाता है वो सब, तो उनमें होता है ना। तो स्किन के लिए अच्छा होता है, डेली हमें कोलेजन रिच फूड खाना चाहिए, जिससे कि ड्रिंक्स, स्मूदीज लेनी चाहिए, जिससे जो स्किन के लिए अच्छी होती है। तो फाइबर्स जो होते हैं वो इंसोल्यूबल होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स, और ग्लोबुलर जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, देखो सोल्यूबल होते हैं। और इसका तो एग्जांपल केराटिन कोलेजन हो गया, इसका एग्जांपल हीमोग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन में आएगा, जो हमारी बॉडी में होता है। बीच में आयरन भी होता है उसके अंदर, है ना, आयरन को चारों तरफ से प्रोटीन घेर के रखता है। और एक इंसुलिन आ गया, अभी बताया था मैंने, और एंजाइम्स भी जितने भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे प्रोटीन्स ही होते हैं एक्चुअली। बेटा अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमें प्रोटीन 4 फॉर्म में दिखाई देता है, 4 तरीके की स्ट्रक्चर मिलती है, अलग अलग प्रोटीन की अलग अलग तरीके की स्ट्रक्चर, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा कोई ऐसा सवाल पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत शॉर्ट में अगर रिवीजन करना है तो ऐसे ही करना चाहिए। तो प्राइमरी क्या होता है, जो केवल सीक्वेंस बताता है एमिनो एसिड्स का, यानी कि अल्फा एमिनो एसिड्स का, ए लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैंने ग्रीन से एलेनिन बनाया है, फिर वेलिन बनाया है, फिर ल्यूसिन बनाया है, फिर एलेनिन, फिर एलेनिन, फिर वेलिन, और ये आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड लिंक से। मैंने कहा था पी को पी से याद करो, प्रोटीन पेप्टाइड। तो ये इस तरीके जुड़े होते हैं, और ये इस तरीके से एक लंबी थ्रेड लाइक चेन, जैसे हमारी बाल, बाल याद रखो, प्राइमरी केरेटिन, हेयर, लंबा बाल, बिल्कुल फाइब्रस जैसा, ठीक है। अब सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में 2 टाइप के स्ट्रक्चर होता है बेटा, एक तो बोलते हैं हम अल्फा हेलिक्स, ठीक है, और एक होता है बीटा प्लीटेड शीट। बच्चे ना इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो शीट होती है ना पेपर की जैसी होती है, पेपर फोल्डिंग। आपने कभी कोई एक्टिविटी कर रखी है पेपर फोल्डिंग की, पेपर फोल्डिंग जैसे होता है 2D, ये 2D स्ट्रक्चर होती है, और ये 3D होती है। अच्छा बच्चों, जैसे हम बाल नहीं करते, बाल की कर्लिंग करते हैं 3D में, अभी दिखाती हूँ एक सेकेंड ना। देखो बेटा, जैसे यहाँ पे बालों में कर्ल्स आ गए ना, देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे कर्ल्स आ गए, तो बस ऐसी कर्लिंग होती है वहाँ पर भी। पहले बाल स्ट्रेट होता है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गई, ऐसे आपने हमने कर्ल्स घुमा दिया 3D शेप में, तो वो क्या बन गया, अल्फा हेलिक्स बन गया। और बीटा प्लीटेड शीट में क्या होता है बेटे, पेपर को आप फोल्ड कर देते हो, ऐसे होता है, वैसे पेपर है, ये फोल्ड कर दिया हमने ऐसे, ऐसे, है ना। तो 2D होता है ये। इसमें क्या होता है, एमिनो एसिड जुड़े होते हैं, और वो एमिनो एसिड आपस में किससे जुड़े, देखो एमिनो एसिड की जैसे क्या हो गई, पहले एक इस तरीके से ऐसे 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 आपकी अल्फा हेलिक्स होगा, फिर एक और अल्फा हेलिक्स होगा कुछ इस तरीके से, फिर ये आपस में जुड़े हुए होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से, ऐसे ऐसे। NH2 का एक H COH के O के साथ में क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा, और आपका ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से, जो कि 2 डायमेंशनल होता है ना बेटा। और हेलिक्स कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर एमिनो एसिड आ गया एलेनिन, इसका जो इस और दूसरे वाले के साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, कुछ इस तरीके से जुड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसे ही जुड़ेगा, ठीक है। और अगला क्या हो गया आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये दोनों जो होते हैं अल्फा हेलिक्स, और ये दोनों एक ही प्रोटीन में मिलेंगे, बीटा प्लेटेड शीट। टर्शियरी में क्या होता है, आप गुड फोल्डिंग कर दो बेटा, फोल्डिंग ऐसे। और क्वार्टरनरी में क्या होता है,
एक बालों का गुच्छा सा बन जाएगा, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ जो कभी सुलझ नहीं सकता। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ऐसा आता कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि इतना चाहता है का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई स्ट्रक्चर की, जिनके बीच में आपस में सल्फाइड बॉन्ड्स, वॉन्डरवॉल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत सारे सभी होते हैं टर्शियरी और क्वाटरनरी में। तो अभी तो इस तरीके से गुच्छा सा बन जाता है एकदम, ठीक है। तो ये हम इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। एक जो इम्पोर्टेंट है वो है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स के अंदर आता है प्रोटीन का नेटिव नेचर को डीनेचुरेट करना। मतलब जैसे हमने एग है ना, एग के अंदर क्या होता है चारों तरफ, अंदर तो यॉक होता है येलो कलर का, और बाहर पूरा वाइट वाइट क्या होता है, प्रोटीन। यॉक तो हमारे लिए इसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। इसको हम अगर बॉईल कर रहे हैं तो पहले तो ये क्या होता है, लिक्विड होता है, इसको एल्ब्यूमिन बोलते हैं, इसके अंदर प्रोटीन होता है ना। तो जब हम इसको बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद क्या हो जाता है, ये सॉलिड। आफ्टर बॉइलिंग क्या हो जाता है, सॉलिड। तो सॉलिड है तो प्रोटीन ही, लेकिन क्या हो गया, उसका नेचर चेंज हो गया। नेचुरली वो किस फॉर्म में मिला था, लिक्विड फॉर्म में, लेकिन अब वो किस में आ गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो उसका मतलब क्या हो गया, अब ये हो गया बेटे, इसका नेचर चेंज हो गया, जो इसका नेटिव नेचर था वो बदल गया नेचुरली। तो उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। हमने प्रोटीन के जो नेटिव नेचुरल उसका नेचर था उसे चेंज कर दिया, क्या करके, हीट करके। और क्या होता है, दूध में अगर नींबू गिर जाए तो क्या होता है, फट जाता है दूध। तो और पनीर पनीर बना दो, पनीर बना देते हैं। तो क्या पनीर थोड़ी देती गाय भैंस पनीर देते हैं क्या, क्या देते हैं, वो दूध देते हैं। तो मैं दूध को क्या कर दिया, उसके जो दूध तो जो उसका नेचर है वो मिल्क की फॉर्म में एग्जिस्ट करना है, लेकिन कौन सा होता है उसके अंदर, प्रोटीन, कैसीन। लेकिन हमने उसे क्या कर दिया, चेंज कर दिया किसी और फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म, है ना। तो वो होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ऐसे हमने क्या कर दिया, कर्ड बना दिया, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, है ना। तो उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। कर्लिंग ऑफ मिल्क बोल दो, बॉइलिंग ऑफ एन एग बोल दो। कैसे, पीएच चेंज करने से और फिर हीट बढ़ाने से हम किसी भी प्रोटीन के नेचर को चेंज कर सकते हैं। तो सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए 4 फोर्सेस काम करती हैं। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक बाइसल्फाइड बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्स, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इन 4 फोर्सेस की वजह से जो प्रोटीन जो होता है ना उसका गुच्छा बन जाता है। मतलब देखो बिल्कुल सीधा एक बाल की तरह प्राइमरी स्ट्रक्चर, बाल में ऐसे कर्ल्स आ गए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसकी वजह से आए, केवल हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आए। फिर सेकेंडरी को और हमने फोल्ड कर दिया, टर्शियरी, उसमें क्या बन गया, और थोड़ी स्ट्रक्चर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ गया, बाइसल्फाइड बॉन्ड भी आ गया, टर्शियरी में तो वंडरवॉल भी आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी आ गया, और ज़्यादा फोल्डिंग, क्वाटरनरी और बिल्कुल उलझा हुआ ऊन या फिर बालों का गुच्छा समझ लो, तो ठीक नहीं हो सकता है ना बेटा। बच्चों ये तो सब प्रोटीन के बारे में तो ज़्यादा आपसे पूछेंगे नहीं, जेई वालों को तो ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ना है। ज़्यादा बायोमोलिक्यूल्स 11th में नीट वालों का बायो में चैप्टर है, वहाँ पूछते हैं। एंजाइम्स और विटामिन्स हमारे कोर्स से बाहर हैं। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट वो है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स में क्या होता है बच्चों, न्यूक्लिक एसिड्स में होते हैं हमारे पास 2 मिलेंगे हमें, आरएनए एंड डीएनए। डीएनए आरएनए, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए में होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमें ना एक शुगर याद करनी पड़ेगी, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। देखो बेटा क्या होता है, अगर मैं ना राइबोज शुगर की बात करूं तो मेरा पेंटोज शुगर बोलते हैं इसको, 5 की रिंग होती है, और डीऑक्सी राइबोज में भी 5 की होती है, बी टाइप। ये
बीटा टू डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, डी का मतलब होता है रिमूवल, है ना। तो यहाँ पर क्या डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल, तो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3 और ये कार्बन 4। इसका पूरा नाम होता है बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। ये डीएनए में प्रेजेंट रहती है। 2 मतलब सेकेंड कार्बन से, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन हटा दिया, और सब वही रहेगा OH। बीटा है तो OH ऊपर जाएगा, तीसरे पर HOH, फिर OHH, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा OHH, HOH, OHH, OHH, तो यहाँ CH2OH होता है, ठीक। ये होगा, देखो ये होगी राइबोज शुगर, ये आरएनए में होती है। एक आपको सीधा याद रखना है 4 गैप रूल। उसमें क्या होता है, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, और नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना हमको, वो कौन से होते हैं, यू आर अ टॉल चार्मिंग गर्ल, यू यूरेसिल, आर हटा दो, यू आर पूरा पढ़ो, अ टॉल चार्मिंग गर्ल, अ एडेनिन, गर्ल मतलब जी होगा बेटा, एलेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, ठीक है, ये होते हैं। अब डीएनए में क्या होता है, डीएनए का होता है अ टॉल चार्मिंग गर्ल, और ये आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और ये कुछ इस तरीके की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाती है। ऐसे एक और हेलिकल आएगा ऐसे, ऐसे, और ये फिंगरप्रिंटिंग होती है, मतलब पापा का बच्चे से अ टॉल चार्मिंग गर्ल सीक्वेंस होता है लिंकिंग का, तो डीएनए हो गया। और आरएनए के पता क्या होता है, आरएनए का होता है यू आर अ चार्मिंग गर्ल, यू आर अ चार्मिंग गर्ल, बस, इसमें थाइमीन नहीं होता। डीएनए क्या होता है, अ टॉल चार्मिंग गर्ल, ये डीएनए कोड हो गया, यू आर अ चार्मिंग गर्ल ये आरएनए का हो गया, ये आपको याद रखना है, और ज़्यादा स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आपको किससे मिलके बना होता है वो देखना है। अगर आप इसका डीएनए का हाइड्रोलाइसिस करोगे, अगर आप डीएनए का हाइड्रोलाइसिस कर दोगे, यानी कि पानी में डिसॉल्व कर दोगे, तो ये टूट जाएगा बेटे न्यूक्लियोटाइड में, और न्यूक्लियोटाइड बना होता है बेटा पेंटोज शुगर, फिर ये फर्दर हाइड्रोलाइज होगा पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, और एक बेस में, बेस कौन सा जो मैंने पीछे बताया था नाइट्रोजिनस बेस, अटॉल चार्मिंग गर्ल, डीएनए कोड अटॉल चार्मिंग गर्ल, जुड़े होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, डबल डबल हाइड्रोजन 2, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ओनली अट्रैक्शन है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपको पता है ये वीक अट्रैक्शन होता है केवल, और कुछ नहीं होता, ठीक है, इससे जुड़े हुए होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर मैंने बता दी वो होती है, और क्या होता है फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है। और ये फिंगरप्रिंटिंग होता है। वॉटसन एंड क्रिक 2 साइंटिस्ट थे जो 25 साल की उम्र में जिन्होंने डीएनए की डिस्कवरी कर दी थी, और उनकी 25 साल की उम्र डीएनए डिस्कवर करने के बाद नोबेल प्राइज मिलने के बाद डेथ भी हो गई थी, सोचो, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं, इसलिए इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, मतलब कौन किसका पापा है उससे मालूम चल जाता है, डीएनए से डीएनए टेस्ट करोगे तो मालूम चल जाएगा डीएनए रिपोर्ट से कि बायोलॉजिकल फादर कौन किसके है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक से लास्ट में एक बार जो समराइज कर रखा है वो पढ़ लेना, और उसके बाद एक बार रीडिंग मार लेना, खत्म कहानी, और ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करो, और उसके बाद एक बार बस खत्म, दैट्स ऑल, इतना ही है बायो मॉलिक्यूल चैप्टर। वीडियो पसंद
लाइक पसंद आया बेटा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसका फ़ायदा उठाएं। वीडियो बार बार देखें, आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम कभी नहीं कर पाओगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, थैंक यू।